या जूनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं जो अर्ली स्टार्ट करते हैं करियर को, उसमें उनके ज़हन में ये बात होती है, रिसर्च जो है ये प्लीज़, मल्टीपल वॉइसेज़ आ रही हैं। अच्छा, तो नॉर्मली ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो उसकी परसेप्शन ज़रा डिफरेंट डेवलप हुई हुई है, लेकिन एक्चुअली इसका पर्पस जो है वो कुछ और है। तो हमें थोड़ा-सा इस बात पे भी माइंडसेट चेंज करने की थोड़ा-सा ज़रूरत है। एंड विद रिलेशन टू द सिस्टमैटिक प्रोसेस, मैं ये बात कर रहा था कि एवरीवन नोज़ कि जो जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो टॉपिक की सिलेक्शन का भी एक पूरा प्रोसेस है। लाइक अगर कोई हमें रिसर्च फंडिंग अवेलेबल है, तो उस रिसर्च फंडिंग को भी जो है लेने के लिए हमें एक किसी न किसी एंगल को या किसी न किसी टॉपिक को, डोमेन को, डिसिप्लिन को जो है वो देखना पड़ता है। देन हमें रिसर्च फंडिंग भी जो है वो अवेलेबल होती है। तो एक प्रोसेस ये है कि हमने जब टॉपिक सिलेक्शन करनी है तो उसका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। फिर जब हमारा टॉपिक सिलेक्ट हो जाता है, तो जब हमारी रिसर्च कंप्लीट होती है, तो फिर एक सेकंड प्रोसेस है जो कि हमें फुलफिल करना पड़ता है। और हम सब जो है वो जानते हैं उसमें कि हमारे पास डाटा कलेक्शन से लेके उसके एनालिसिस, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन, फिर प्रॉपर जस्टिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स एटसेट्रा। और बीइंग द रिसर्चर हम सबको ये मालूम है कि ये सिस्टमैटिक प्रोसेस जो है उसको फुलफिल करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ मिसाल के तौर पे अगर हम डाटा कलेक्शन में कहीं न कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो डाटा कलेक्ट अगर ठीक नहीं होगा, तो एनालिसिस भी उसके अकॉर्डिंगली जो रिज़ल्ट जनरेट करेगा वो भी ठीक नहीं होंगे। सपोज़ अगर हम डाटा कलेक्ट जो है वो ठीक कर लेते हैं, अगर हम इस चीज़ को डिस्कस करने का पर्पस क्या है सबसे पहले? इसका मेन पर्पस ये है कि देखें जितना भी हमारे सिस्टमैटिक प्रोसेसेस हैं रिसर्च के, जिसमें हमारी टॉपिक सिलेक्शन से लेके उसके राइटिंग को भी इसमें आप इंक्लूड कर लें, उसमें डाटा कलेक्शन को भी इंक्लूड कर लें, उसमें आप पार्टिसिपेंट्स जो हमें रिसर्च के जो क्वेश्चनेयर फिल करके दे रहे हैं सपोज़, या हमें जो इंटरव्यू के आंसर्स दे रहे हैं, और उसके बाद हमारे एनालिटिकल टूल्स, उनके जो रिजल्ट्स हैं और उनकी जस्टिफिकेशन, ये तमाम रिसर्च प्रोसेस के साथ जो हैं वो एथिक्स अटैच हैं। जैसा मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि तमाम जो दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च फंडिंग एजेंसीज़ हैं, उसके अलावा रिसर्च जर्नल्स हैं, उन्होंने अपनी एथिकल गाइडलाइंस जो हैं वो प्रोवाइड की हुई हैं। सो अगर हम नॉर्मली देखें एथिक्स को विदाउट रिसर्च, रिसर्च से ज़रा सेपरेट करके, तो हम बड़ा सिंपली इसको कह सकते हैं कि हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं। लाइक हम नॉर्मली आम दिनों में ये बात करते हैं कि जी सपोज़ हमें जो है वो झूठ नहीं बोलना चाहिए, सपोज़ हमें कहते हैं कि हमें अनबाइस्ड जो है वो नहीं होना चाहिए। हम अपने कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि वो बहुत अच्छे होने चाहिए, एटसेट्रा। तो अब कुछ एथिक्स जो कि तमाम सिस्टमैटिक जो प्रोसेसेस हैं उनके साथ जब अटैच हैं, तो उनको भी फुलफिल करना जो है वो ज़रूरी है। सो अगर फॉर्मली हम रिसर्च एथिक्स की डेफिनेशन को देखें, तो इट मे बी रेफर्ड टू एज़ डूइंग व्हाट इज़ मॉरली एंड लीगली राइट इन द रिसर्च। ऑन द अदर हैंड हम ये भी कह सकते हैं कि these are set of ethical guidelines that guide us on how research should be considered and conducted and disseminated. So अब जब हम ये इस सवाल का जवाब देते हैं कि how research should be conducted, तो दिस मीन्स कि हमारे तमाम रिसर्च के प्रोसेसेस जो हैं वो उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? लाइक हमें एथिक्स को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करते हुए या किसी भी रिसर्च प्रोसेस को देखते हुए? लाइक मिसाल के तौर पे आप एक सुपरवाइज़र हैं और आप के साथ एक स्टूडेंट अटैच है जो कि जो थीसिस जो है वो कर रहा है। अब बॉयफ्रेंड आपके सपोज़ दोस्त से भी लगी है। अच्छा, अब सपोज़ ये है कि
आपने उसको रिसर्च के लिए कुछ टारगेट्स दिए हैं, लाइक आपने कहा है कि इस मंथ के अंदर आपने सपोज डाटा कलेक्ट करके लेके आना है। अब वो डाटे की सबसे बड़ी बात है कि क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं। यस, एवरी रिसर्चर, एवरी ह्यूमन बीइंग के जी बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो क्रेडिबिलिटी है, ये जनरेट होगी तो रिसर्च का इम्पैक्ट जो है वो जनरेट होगा। सपोज हम ये कहते हैं, नॉर्मली हम ये बात करते हैं कि हमने कोई रिसर्च कंडक्ट की, सपोज हमने कोई प्रोडक्ट बनाई और उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद हमने उसके पेटेंट्स ले लिए। अब पेटेंट हमने ले लिया, अब पेटेंट तक का प्रोसीजर तब होगा जब वो रिसर्च क्रेडिबल होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, लाइक हम जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनसे हमने डाटा कलेक्ट करना था, हम सिर्फ उन्हीं से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। लाइक हम जो रिजल्ट्स आ रहे हैं रिसर्च के, उनको चेंज नहीं कर रहे अपने बेनिफिट्स के लिए। अगर ये हम काम नहीं कर रहे, दिस मीन्स कि हम एथिक्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी आउटपुट एज अ मार्केट में जनरेट होगी कि ये रिसर्च जो है वो इम्पैक्टफुल है, ये क्रेडिबल है। हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में इस रिसर्च के आउटकम्स को फॉलो करना चाहिए। सो अगर आप अपनी रिसर्च को एथिक्स के साथ अटैच करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो दिस मीन्स कि आपकी क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च इंक्रीज होगी। सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रिसर्चर्स हैं वो खुद इसके अकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि ये बात याद हमें रखनी चाहिए कि जो भी रिसर्च कंडक्ट हो रही है उसमें रिसर्च एथिक्स को फॉलो करने के लिए जो सोलली अगर एक रिसर्चर है या ग्रुप ऑफ रिसर्चर है, सिर्फ वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं रिसर्च एथिक्स को फॉलो करने के लिए, दिस मीन्स कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अकाउंटेबल होंगे। तो इसकी अटैचमेंट अगर हम रिसर्च के साथ करेंगे तो हमें ये बेनिफिट भी नजर आता है। सेकेंडली, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं रिसर्च के साथ एसोसिएटेड, लाइक हम ये कह सकते हैं कि जो हमें हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, हमारे क्वेश्चन जो है वो फिल करके दे रहे हैं। सपोज यहाँ क्लिनिकल के अंदर जो जहाँ पे हम ट्रायल्स कर रहे होते हैं डिफरेंट पेशेंट्स के ऊपर, वो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे। तो अब जब हमारा उस पार्टिसिपेंट के साथ एक रिलेशन डेवलप होता है, उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि कोई हार्म ना हो, साइकोलॉजिकल भी और फिजिकल हार्म भी डेवलप ना हो। तो ये हमें एथिक्स बताते हैं। और अगर हम इन एथिक्स को फॉलो करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम पार्टिसिपेंट्स के राइट को भी फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिसर्च फंडिंग एंड पब्लिकेशन इन रिप्यूटेबल जर्नल। ऑब्वियसली अगर आपकी रिसर्च जो है वो क्रेडिबल होगी, अगर आपकी रिसर्च जो है वो एवरीवन नोज के जी ये इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत अच्छी हैं, इम्पैक्टफुल नॉलेज इसने क्रिएट करने की कोशिश की है, तो दिस मीन्स के जो आपके जर्नल्स हैं वो भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। सो इन नटशेल हम ये बात कर सकते हैं कि जो रिसर्च एथिक्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं हमारे रिसर्च वर्क को। रिसर्च एथिक्स के बगैर हम अपनी रिसर्च को कंडक्ट नहीं कर सकते। इन फ्यू एग्जांपल्स, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अब ये देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि दुनिया के अंदर जो फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको कैसे फॉलो कर रही है। लाइक एपीए, एवरीवन नोज एपीए, कि हम नॉर्मली कहते हैं ना स्टूडेंट से कि जी आप एपीए स्टाइल के साथ जो है वो अपने थीसिस को लिखें। तो एपीए की जो अपनी गाइडलाइंस हैं, उसके प्रोटोकॉल्स हैं, वो भी देखें, वो अवेलेबल हैं। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, अब ये सोशल रिसर्च एसोसिएशन है, उसकी अपनी एथिकल गाइडलाइंस हैं। यानी अब यहाँ पे हम ये भी बात कर सकते हैं कि डिसिप्लिन वाइज भी जो ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, उन्होंने डिसिप्लिन वाइज भी अपनी एथिकल गाइडलाइंस दी हुई हैं। इवन यूनिवर्सिटी जो है वो भी अपनी एथिकल गाइडलाइंस, जैसा पाकिस्तान में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके ऑडिट डिपार्टमेंट्स ने एथिकल गाइडलाइंस जो हैं वो बनाई हुई हैं।
एचईसी खुद जो है वो रिकमेंड करता है कि तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो या तो इंटरनेशनली जो वेल एक्सेप्टेबल एथिकल गाइडलाइंस है वो फॉलो करें या आप अपनी भी बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। अब ये देखिएगा कि ये वाइल्ड एवरीवन नोज़ फेमस डेटाबेस पब्लिशर। अब हमने जब भी पेपर डाउनलोड करने होते हैं तो हमारी प्रेफ़रेंसेस जो हैं जो टॉप 5 प्रेफ़रेंसेस है उसमें वाइल्ड आता है। तो उसने भी पब्लिशिंग जब आप उनके साथ करते हैं तो एथिकल गाइडलाइंस जो हैं वो दी हुई है। नेक्स्ट प्लीज़। सेम इज़ द केस विद द टेलर एंड फ्रांसिस आल्सो। टेलर एंड फ्रांसिस जो है वो भी ये सपोर्ट करता है कि जब भी आप हमें पेपर सबमिट करें तो एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी है। नेक्स्ट। जी, नेक्स्ट प्लीज़। द स्क्रीन इज़ आउट नाउ। जी, नेक्स्ट प्लीज़। ये नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़ कीजिएगा। नहीं, वो विज़िबल नहीं है। उसके बाद जैसा हम फंडिंग एजेंसीज़ की बात करते हैं, तो जो ऑस्ट्रेलियन रिसर्च काउंसिल है, जब वो फंड प्रोवाइड करती है, सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं कि खाली हम जो हैं, वो ही बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया इस वक़्त रिसर्च एथिक्स के ऊपर बात कर रही है और वो उसको ऑलमोस्ट फुलफ़िल भी कर रहे हैं। इस तरह जो ऑस्ट्रेलियन रिसर्च काउंसिल है वो भी इसको फॉलो कर रही है। वो भी जब फंडिंग प्रोवाइड करती है रिसर्च के लिए तो वो भी जो है वो डिमांड करती है कि आप जो है वो अ, हमें कंसेंट दें कि आप रिसर्च एथिक्स को जो है वो फॉलो करेंगे। अच्छा, इसी तरह अब यहाँ पे यूसीएल है, यूसीएल यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। अब देखिए उन्होंने भी फॉलो कर रहे हैं वो भी रिसर्च फंडिंग एथिक्स पॉलिसीज़ को। ये मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स जस्ट शेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट्स किए हैं। नेक्स्ट प्लीज़। सेम देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ऑब्वियसली वर्ल्ड नंबर 1 यानी टॉप 5 रैंकिंग में तो हमेशा ही रहती है। तो आप देखें कि अगर आप वहाँ पे उनकी रिसर्च को देखें तो वो भी रिसर्च एथिक्स की बात करते हैं। वो भी कहते हैं कि हम रिसर्च एथिक्स को फॉलो करते हैं। यानी विदाउट दिस इट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट प्लीज़। So Stanford University is the one of the another example. Next please. कॉप। अच्छा, ये कॉप जो है ये कमेटी ऑफ पब्लिशिंग एथिक्स। अब ये बेसिकली जो रिसर्चर्स हैं वो इसके बारे में जानते होंगे कि जितने भी वर्ल्ड फेमस पब्लिशर्स हैं, जो मैंने अभी स्प्रिंगर की बात की, टेलर एंड फ्रांसिस, वाइले की बात की, ये जितने या इसके अलावा और भी हैं, ये तमाम के तमाम कोप के मेंबर हैं। अब कोप जो है ये एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी है जो कि एडिटर्स को फिर उसके अलावा जो रिसर्चर्स हैं उनको ये सब को फैसिलिटेट करती है रिसर्च एथिक्स की गाइडलाइंस में कि जितने भी देखें जिस तरह मैंने यहाँ पे हेडिंग को ये हाईलाइट किया, प्रोमोटिंग इंटेग्रिटी इन रिसर्च एंड इट्स पब्लिकेशंस। तो ये तमाम गाइडलाइंस इसकी अवेलेबल भी हैं, अगर कोई देखना चाहे तो वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। नेक्स्ट प्लीज। सो इन एग्जाम्पल से हमें ये बात मालूम होती है कि जो रिसर्च एथिक्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट हैं रिसर्च के, रिसर्च प्रोसेसेस के। अगर हम रिसर्च एथिक्स को किसी भी लेवल के ऊपर फॉलो नहीं करते तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ अगर अब हम ये देखते हैं कि किस किस्म के रिसर्च एथिक्स जो हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए, और ये नॉर्मली जो मैंने सेलेक्ट किए हैं
वो एथिक्स हैं जो कि स्पेसिफिक डोमेन में नहीं आते, जनरलाइज्ड हैं, जो कि तमाम जो डिसिप्लिन्स हैं वो उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सो नंबर 1 इज़ द कॉम्पिटेंस। अब कॉम्पिटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज़ अब जिस तरह हम कहते हैं कि म मिसाल के तौर पे मैं मार्केटिंग की एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक पर्सन है, वो कहता है कि जी मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मार्केटिंग की कोई जॉब करना चाह रहा हूँ। अब इनिशियली आपको पता है कि अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको थोड़ी लो सैलरी पे जॉब मिलेगी, फिर वो थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करेगा, मार्केटिंग की प्रैक्टिकैलिटी को सीखेगा, देन वो फिर वक़्त के साथ-साथ प्रमोशन ज़ोन में चला जाएगा क्योंकि उसके पास नॉलेज थी। अच्छा, सेम इज़ द केस विद द रिसर्च। अच्छा, रिसर्च एक जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया और हम सबको मालूम है कि पूरा प्रोसेस है और बड़ा इंटेंसिव है। इसमें हम कोई जो है वो ये नहीं कर सकते, इसको शॉर्ट कर दें, बायपास कर दें कई चीज़ों को। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है, लाइक अगर हमारी डोमेन फाइनेंस की है, हमारी डोमेन इंजीनियरिंग की है, हमारी डोमेन मेडिकल की है या हमारी डोमेन एचआर की है, हमें सबसे पहले अपनी उस डोमेन के अंदर नॉलेज हासिल होनी चाहिए। लाइक जो अब इसी तरह देखें, अब एमफिल है वो बैचलर डिग्री के बाद है। यानी बैचलर डिग्री बेसिकली हमें ये बताती है कि जो हम जो बुक्स पढ़ रहे हैं उनके अंदर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट की हमें नॉलेज हो। बुकिश लेवल पे भी और प्रैक्टिकल लेवल पे भी, इट डिपेंड्स ऑन द टीचर्स पे। फिर सेकंड जो कैटेगरी आती है कि एक स्टूडेंट अब वो कहता है कि मैं रिसर्च पब्लिकेशन की तरफ जाना चाह रहा हूँ या मैं एमफिल करना चाह रहा हूँ या मैं पीएचडी करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर उस पर्सन को या पर्सन्स को अब रिसर्च की प्रोसेसेस, रिसर्च के जितने भी कवानीन हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। अब ऑब्वियसली इसकी मेन ज़िम्मेदारी टीचर्स के ऊपर है और टीचर्स जो हैं वो आपको पता है कि एमफिल में भी और पीएचडी में भी कोर्सेज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। सब टीचर्स जो हैं पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एमफिल और पीएचडीज़ में। अब उसको ये अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है। यानी नंबर 1 उसका जो फ़ील्ड है, नंबर 2 रिसर्च उस फ़ील्ड के अंदर उसकी नो हाउ डेवलप होनी चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें नहीं हैं तो हम सब को जानते हैं कि हम अच्छी रिसर्च जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकते। अगर हमारे फील्ड में भी गैप्स हैं या हमारे रिसर्च प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग में गैप है। आप अक्सर ये चीज़ देखते होंगे कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में 2 स्ट्रीम्स चल रही हैं एमफिल के अंदर, लाइक वो कहते हैं कि जी स्टूडेंट थीसिस भी कर सकता है या स्टूडेंट जो है वो रिसर्च भी कर सकता है। तो अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो कोर्स वर्क की तरफ जाते हैं, ना कि थीसिस की तरफ। अच्छा, इसकी एक मेजर रीज़न अगर आप उनसे पूछते भी होंगे या अगर आप पूछें, तो आपको ये मालूम होगी कि सर शायद हमारे पास टाइम कम है, एक रीज़न ये हो सकती है। शायद वो इसका जवाब ये भी दें कि सर हमें नहीं समझ आती कि हम रिसर्च को कैसे कंडक्ट करें। इट्स अ लॉन्ग एंड लेंथी प्रोसीजर, मेबी हमें टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाए और हमें शायद चीज़ों के बारे में इतनी नो हाउ डेवलप नहीं हुई भी। अब यहाँ पे इसकी कॉम्पिटेंस पे एक क्वेश्चन जो है वो रेज़ होता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ़ वो ही स्टूडेंट्स जो एमफिल करना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं या पब्लिकेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, अगर वो इसमें एंटर होना चाहते हैं, तो इन 2 कॉम्पिटेंसीज़ को जो है वो पहले हासिल करें। इसका मतलब ये होगा कि वो फिर इज़िली अंडरस्टैंड भी करेंगे, उसको रिटन स्किल्स भी उनको मिल जाएँगी। आपको पता है रिसर्च को हम नॉर्मली कहते हैं रिसर्च इज़ अ सेपरेट लैंग्वेज, उसकी एक अपनी लैंग्वेज है। और फिर जस्टिफाइड रिसर्च भी हो सकेगी क्योंकि टॉपिक सिलेक्शन इज़ अ कंप्लीट प्रोसीजर। और तो और फिर हम इसकी बेस के ऊपर फंडिंग भी इज़िली ले सकते हैं, हम पब्लिकेशन भी कर सकते हैं। अगर हम अपने इर्द-गिर्द देखें तो हमें ये नज़र आता है कि उनकी रिसर्च पे ग्रिप है। उनकी पब्लिकेशंस की तरफ भी जो है वो अच्छा वो पब्लिश कर रहे हैं। उनके वो फंड्स भी जो हैं वो ले रहे हैं इज़िली और उनकी टॉपिक सिलेक्शन भी जो है वो ईज़ी वे में हो सकती है। बट इफ वी फॉलो द एथिकल गाइडलाइंस। So number 1, competency. Competency is mandatory to start the things. Next, please.
सेकंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अच्छा, अब ये इन्फॉर्म कंसेंट बेसिकली एक फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं जब रिसर्च एथिक्स डेवलप हो रहे थे आज से 100 साल पहले, और उसके साथ वक्त के साथ साथ ये चीज़ें चेंज होती गई, तो तब जो है इन्फॉर्म कंसेंट भी इस्टेब्लिश हुआ था। अब इन्फॉर्म कंसेंट को अगर हम देखें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट वे कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आपके रिसर्च के, वो उनको आपकी रिसर्च के बारे में नो हाउ डेवलप होनी चाहिए। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आप अ, एक रिसर्चर हैं, आपने क्वेश्चनर फिल करना है। अब क्वेश्चनर सपोज़ आपने 200 पार्टिसिपेंट्स लेने हैं, लाइक सपोज़ अगर हम एक सिंपल एग्ज़ाम्पल है, स्टूडेंट्स से आपने जो है क्वेश्चनर फिल करवाना है। अब जितने भी स्टूडेंट से आप क्वेश्चनर फिल करवाएँगे, तो एथिक्स ये कहते हैं कि आप उनको अपनी रिसर्च की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी प्रोवाइड करेंगे। लाइक आपके जो एम्स हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उससे रिलेटेड जितने पोटेंशियल रिस्क हैं, जो रिसर्च है वो स्पॉन्सर्ड है कि नहीं है, उसकी ड्यूरेशन जो है वो क्या है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप पार्टिसिपेंट्स को देंगे। अच्छा, हम किसी ऑर्गेनाइज़ेशन से डाटा कलेक्ट करते हैं। हम जो है वो सपोज़ इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो इंटरव्यू कंडक्ट जिससे हम कर रहे हैं अपनी रिसर्च का डाटा लेने के लिए, वो हमारा पार्टिसिपेंट है। अब ये मैंडेटरी है कि जब उस पार्टिसिपेंट से हम डाटा कलेक्ट करें तो हम तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी रिसर्च की उसको प्रोवाइड करें। ये मैंने कुछ हाइलाइट की हुई हैं चीज़ें, जस्ट लाइक आप उनको ऑब्जेक्टिव बताएँ, तमाम प्रोसीजर्स जो आप रिसर्च को में फॉलो करेंगे वो बताएँ। फिर पोटेंशियल रिस्क, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक देखिए, मिसाल के तौर पे हम नॉर्मली ये कहते हैं कि जी हमने किसी से क्वेश्चनर फिल करवाना है और हम उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी माँग रहे हैं। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन से वो साइकोलॉजिकली भी इफ़ेक्ट जो है वो हो सकता है। तो हमें उसको बताना है कि जो हम इंफॉर्मेशन आपसे लेंगे, तो पहले तो आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट हमें दें कि जो है मैं अवेलेबल हूँ आपको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए। सेकेंडली फिर क्या होगा, फिर आपने उसको बताना है कि अगर आप इंफॉर्मेशन हमें देंगे तो उससे ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। ये हार्म जो है वो आप फेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी जो है वो बतानी ज़रूरी है। लाइक आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे हम मेडिकल के अंदर अगर हम देखें, तो अगर हम पेशेंट से ले रहे हैं, अब पेशेंट से जब आप कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि मेडिकल साइंसेज़ में साइकोलॉजी के अंदर पेशेंट से डाटा लिया भाई जाता है, बैठो तो क्लास में उसमें मेरा ऐसा भी हो सकता है कि वो स्ट्रेस में चला जाए, उसको डिस्ट्रेस हो जाए, चलो बैठो, मैं 10 मिनट पहुंच रहा हूँ। फिज़िकल हार्म विशाल जो साहब है बाहर निकले हो ना, प्रॉब्लम जो है बच्चे वो सारे हो चले सकती गए। है। अच्छा, वो एक मारने वाले ऐसा भी ऐसा भी हो आया सकता 5 मिनट है में आए। कि जब आप उससे डाटा कलेक्ट कर लें, डाटा कलेक्ट करने के बाद पब्लिश कर लें, पब्लिश करने के बाद भी उसको सोशल हार्म्स का भी सामना करना पड़ सकता है, जस्ट लाइक डिस्क्रिमिनेशन, कि जी वो आपने एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से डाटा लिया। अब हम सबको तो पता है कि अगर उसके एनालिसिस में रिजल्ट्स उस ऑर्गेनाइजेशन की डिससैटिस्फैक्शन यानी एम्प्लॉय डिससैटिस्फैक्शन पे आए, मिसाल के तौर पे, तो हमें पता है कि जी इस ऑर्गेनाइजेशन का जो फलां डिपार्टमेंट है वो ओवरऑल डिससैटिस्फाइड है। तो वो एक सोशल प्रेशर भी जो है वो क्रिएट हो सकता है उनको। तो अब ये आउटपुट है, यानी मे बी आपने रिसर्च स्टार्ट की है, उसका आउटपुट 6 महीने बाद क्रिएट हो रहा हो, साल बाद क्रिएट हो, लेकिन आज जब आप उससे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आज आपको उसको ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि आपको पोटेंशियल रिस्क हो, आपको सोशल प्रेशर जो है वो आए, आपको फिज़िकल हार्म जो है वो हो सकता है। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। बट मोस्टली जो गाइडलाइंस हैं वो हमें ये सजेस्ट करती हैं कि इट शुड बी रिटन। बट समहाउ ये होता है कि लिटरेसी का प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक जैसा अब हम यहाँ पे कोई क्वेश्चनर है वो या किसी से फिल करवाने जाते हैं, हमने इंग्लिश में बनाया है और हम कहते हैं कि ऐसे हम पार्टिसिपेंट से क्वेश्चनर फिल कर रहे हैं जो इलिटरेट हैं, या इवन वो उर्दू लैंग्वेज भी नहीं समझते, तो फिर हम जो है वो क्या करेंगे? तो फिर हमें उन्हें
ओरल कंसेंट लेना हमें ज़रूरी है उनका। इसी तरह जब ऑनलाइन हम डाटा ले रहे होते हैं, तो ऑनलाइन में जिस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आप कोई इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, पैनल डिस्कशंस जो हैं वो कर रहे हैं, तो उसमें भी आप जो है वो ओरल कंसेंट ले सकते हैं। बट अदरवाइज़ अगर कोई एग्रीमेंट्स में प्रॉब्लम नहीं आता, तो इट शुड बी रिटन रिटर्न कंसेंट होना चाहिए, क्योंकि देखिए बाद में आप ये बेसिकली आप एज अ रिसर्चर आप अपने आप को भी सेव कर रहे हैं, उसके बाद एज अ पार्टिसिपेंट आप अपने आप को भी सेव कर रहे हैं कि उसने वॉलेंटरली ये बात कही है कि मैं जो डाटा दे रहा हूँ मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, जो मैं इंफॉर्मेशन इस पे दे रहा हूँ और मुझे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी मालूम है, मुझे इसके पोटेंशियल रिस्क के बारे में भी मालूम है। तो I am satisfied now. I am giving all the relevant information that is required by the researcher. सो ये चीज़ जो है वो आपको शामिल करनी चाहिए। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि इन केस माइनर से आप डाटा कलेक्ट करते हैं, तो माइनर में ये होगा कि जो उसका गार्डियन होगा, उससे भी आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना ज़रूरी है। रिटन में हो या ओरल में हो, मैंने कंडीशंस 2-3 आपको जनरली बता दी हैं। नेक्स्ट प्लीज़। अब ये देखिए एक सैंपल है, ये मैंने एक इन्फॉर्म कंसेंट का लिया है सैंपल, जिसमें आपको सबसे अगर हम नीचे देखें तो सिग्नेचर्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट है वो अपने सिग्नेचर कर रहा है, फिर जो इन्वेस्टिगेटर जो रिसर्चर है वो अपने सिग्नेचर कर रहा है और उसमें अगर इसकी मैं हाइलाइट आपको बताऊँ तो उसमें यही है कि जो पार्टिसिपेंट है वो कह रहा है कि मैं वॉलंटरली जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इसके अंदर और मैं तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया है, जो इंटरव्यू में मुझसे जो है वो पूछी जाएँगी, जो भी डिस्कशन होंगी, वो मुझे उसके बारे में मालूम है। इतने टाइम ड्यूरेशन का इंटरव्यू है। इस ऑर्गनाइज़ेशन की जो है वो रिसर्च जो है वो हो रही है वहाँ, उसके मुतालिक जो है वो पूछा जा रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आप देखें, नंबर 4 पॉइंट पे कॉन्फिडेंशियलिटी है, कि ये नहीं बताया जाएगा कि किसने आउटपुट दी है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हम सारे यूनिवर्सिटी से बिलॉन्ग करते हैं, तो हमें ये मालूम है कि हम स्टूडेंट्स से टीचर सैटिस्फैक्शन जो है ना सर्वे लेते हैं, कि स्टूडेंट अपने टीचर से सैटिस्फाई है कि नहीं। लेकिन जब भी हम आउटपुट उसकी लेते हैं, तो वो एनोनिमस होती है। हम ये नहीं बता सकते टीचर्स को कि किस स्टूडेंट ने आपके मुतालिक क्या कमेंट किया है या क्या फीडबैक दिया है। तो सेम इज़ द केस विद, हम इसको अगर लार्जर लेवल के ऊपर देखें, तो हम लार्जर लेवल में इसको देखें तो फिर जब भी हम मार्केट में जाके एनालिसिस करेंगे, क्लिनिकल साइड पे एनालिसिस करेंगे, साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स को देखेंगे, तो हमें जो रिस्पोंडेंट है, पार्टिसिपेंट है, उसको एनोनिमस जो है वो रखना है, उसकी आइडेंटिटी को हाइड करना है। तो ये एक बड़ी ज़रूरी जो है वो चीज़ है, इसको हम आगे जाके फर्दर भी अभी देखते हैं। ठीक है? तो ये एक आउटलाइन मैंने आपको बता दी, तो डिफरेंट कंटेंट्स भी हो सकते हैं प्लस माइनस करके। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपोर्टेंट, दैट इज़ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्लेज़रिंग। बात करें वो वर्कआउट करते हैं अच्छा, अब नॉर्मली हम जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है अ, उसके अंदर कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स नॉर्मली हम ये कंसीडर करते हैं और ये आप सबको मालूम है कि कॉपीराइट इज़ रिलेटेड टू पब्लिशिंग, जो हमारा वर्क होता है, पेटेंट्स हम जो वर्क हमने किया होता है उसके पेटेंट्स भी हम ले सकते हैं, प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट में भी हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंसेज़ के अंदर पेटेंट्स बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। फिर ट्रेडमार्क है, कोई हमारा जो बिज़नेस है उसकी जो मार्क है, जिसकी बेस पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका ऑनर करना बहुत ज़रूरी है। और इसको हमें अच्छी तरह हमें अपने स्टूडेंट्स को इस बारे में बताना चाहिए कि हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ऑनर करना ज़रूरी है। यानी कि जिसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके बारे में जब आप अपने पेपर में, अपने रिसर्च में अपनी जो भी मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें जब लिखें, तो उसको लाज़मी तौर पे साइट करें। साइटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उसके अलावा सेकेंडली, कि जब हमने किसी के अनपब्लिश्ड
जो रिजल्ट्स हैं, उनके जो कॉपीराइट्स हैं, उनके जो पेटेंट्स हैं, जब हमने उनको यूटिलाइज़ करना है तो हमें परमिशन लेना ज़रूरी है। आप हमें देखते होंगे हमारे मुल्क के अंदर कई मेडिसिन की कंपनियाँ हैं, वो पेटेंट बेस्ड जो है वो चल रही हैं। यानी उन्होंने उस मेडिसिन्स के जो केमिकल फ़ॉर्मूलाज़ हैं उनको पेटेंट हैं वो बाहर, तो हमने उनकी परमिशन से वो पेटेंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। सेम इज़ द केस विद द अब कॉपीराइट। अब जब जब हम बात करते हैं राइटिंग की, लाइक हम मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहे हैं, रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर राइटिंग कर रहे हैं, तो उस राइटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो कॉपीराइट्स की होती है। अच्छा, अब नॉर्मली हमारी ये परसेप्शन है कि हम कुछ मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हैं और मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के लिए अगर हम डिफरेंट रिसर्चेस को पढ़ते हैं, लाइक मेरा एक टॉपिक है, मैं देखूँगा कि मेरे से पहले डिफरेंट ऑथर्स ने इस टॉपिक पे क्या काम किया हुआ है। सपोज़ उसमें कई कोट्स भी हो सकते हैं, फेमस जो हमारे ऑथर्स हैं या लेजेंड्स हैं, उनके हम कोट्स भी लिखते हैं। तो अगर हमें किसी की बात को अपने पेपर में लिखना है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको रीफ्रेज़ करते हैं, रीफ्रेज़ करके हम सम टाइम उसको साइट करते हैं और सम टाइम साइट नहीं करते। मतलब एबीसी ऑथर है, वहाँ से आपने लिया और आपने अपने मैन्युस्क्रिप्ट में उसको लिख दिया, रीफ्रेज़ कर दिया। अब सम टाइम एबीसी को आपने साइट किया, सम टाइम आपने नहीं किया। अच्छा, चलें यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब अगर हम अपने इर्द-गिर्द देखें, तो नॉर्मली हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, अगर हम उनसे पूछें तो कि जी जब आपने अपना थीसिस लिखना है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में? तो वो ये कहते हैं कि सर बस हमारे थीसिस में प्लेजरिज़्म नहीं होना चाहिए, बस। यानी हमारी तमाम एथिकल गाइडलाइंस एक तरफ और प्लेजरिज्म की बात सिर्फ एक तरफ। यानी मोस्टली स्टूडेंट्स अगर आप पूछें क्लासेस में जाके या इंटरेक्शन करें, तो आपको ये मालूम होगा कि वो सिर्फ एक चीज़ पे फ़ोकस करते हैं कि सर हमारा प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। बाकी जो मर्ज़ी हो, वो कोई मसला नहीं है। और मज़े की बात ये है कि हम प्लेजरिज्म को चेक करने के लिए टर्निटिन इस्तेमाल करते हैं। अब टर्निटिन जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ये बात मालूम है कि टर्निटिन की जो आउटपुट क्रिएट होती है, वो सिमिलैरिटी इंडेक्स आता है। लाइक आपने एक मैन्युस्क्रिप्ट उसके अंदर शामिल किया टर्निटिन सॉफ्टवेयर ने, उसने जो आउटपुट क्रिएट किया, आप देखिएगा उसके ऊपर लिखा होता है सिमिलैरिटी इंडेक्स, लाइक 18%, 20% एटसेट्रा। अब सिमिलैरिटी इंडेक्स बेसिकली प्लेजरिज्म को चेक नहीं करता। यानी ये टूल बेसिकली नहीं है प्लेजरिज्म को चेक करने के लिए। जो टर्निटिन है वो बेसिकली सिमिलैरिटी चेक करता है कि जो आपके मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर ये आपने लाइंस लिखी हुई हैं, ये किसकी लाइंस हैं? वो आपको मैच करेगा किसी वेबसाइट के साथ, किसी रिसर्च पेपर के साथ या रिसर्च थीसिस के साथ आपको मैच कर देगा। ये सिमिलैरिटी मैच हो गई। अच्छा, अब उसके आगे सम टाइम आपको ऐसा भी लगेगा कि जहाँ से एक ऑथर ने किसी ऑथर की कोई चीज़ रेफ़र की है, लेकिन उसने उसका नाम ही नहीं लिखा हुआ, साइट ही नहीं किया हुआ उसको। अच्छा, अगर उसने उसको साइट नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब ये है कि उसने प्लेजरिज़्म किया है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको इसको एक डिफरेंट एंगल से समझाता हूँ कि आपने क्या किया कि किसी ऑथर की कुछ लाइन्स ली, उनको रीफ्रेज़ करके आपने टर्निटिन में डाल दिया। आपने उसको साइड नहीं किया। अब टर्निटिन उसको मैच नहीं करेगा क्योंकि आपने उसको रीफ्रेज़ कर दिया है, लेकिन आपने साइड नहीं किया हुआ। तो ये एक्चुअली दिस इज़ अ प्लेजरिज़्म कि आपने किसी का काम अपने नाम के साथ पब्लिश करने की कोशिश की या पब्लिश कर दिया है। लेकिन टर्निटिन सॉफ्टवेयर ने क्योंकि आपने रिफ्रेश किया था तो उस सिमिलैरिटी को नहीं पकड़ा। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे सुपरवाइज़र्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आती है कि वो या हमारी जो एथिकल कमिटीज़ यूनिवर्सिटीज़ में बनी हैं, डिसिप्लिन वाइज़ अगर आप देखें या डोमेन वाइज़, तो वहाँ पे उनकी ज़िम्मेदारी आती है कि वो देख सकें या देखें
कि ये जो साइटेशन अगर हुई नहीं है, तो ये प्लेजरिज्म है या नहीं है। क्योंकि टर्निटिन सॉफ्टवेयर आपको सिमिलैरिटी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो ये नहीं बताता कि उसने ये साइट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। सो इट इज़ मैंडेटरी कि तमाम सुपरवाइजर्स जो हैं वो नॉर्मली करते भी होंगे कि वो इसको चेक करें। देखिए मैं एक स्क्रीनशॉट लिया है, नेक्स्ट प्लीज़ कीजिएगा। अब ये देखिए टर्निटिन है। अब टर्निटिन में मैंने एक यहाँ हाइलाइट की है एक चीज़, ये उसको मैंने वेबसाइट से लिया है। देखें देयरफॉर द टर्निटिन Turnitin similarity board does not define whether or not students' work is plagiarized. यानी ये सिर्फ सिमिलैरिटी को देख रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद फिर स्टार्ट होती है कि वो जो वर्क था जो आपने वहां पे किसी ऑथर का लिखा और उसकी साइट नहीं की, रीफ्रेज कर दिया, साइट नहीं की, उसको टर्निटिन ने नहीं पकड़ा, वो क्लियर हो गया, लेकिन एक्चुअली उस स्टूडेंट ने प्लेजरिज्म किया है क्योंकि उसने साइड नहीं किया। तो प्लेजरिज्म अगर हम देखें इन नटशल, बड़ा सिंपल डेफिनेशन है कि आप किसी के वर्क को अगर अपना वर्क डिफाइन करके पब्लिश करवाते हैं तो दिस इज कंसीडर्ड एज अ प्लेजरिज्म। सो हमें इस एंगल पे भी सोचने की जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज। सो नेक्स्ट इज ऑथरशिप। ऑथरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। अब ऑथरशिप में अगर एक ऑथर है तो ठीक है, उसने उसने पूरा पेपर जो है वो लिखा है, थीसिस जिस तरह हम लिखते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा ऑथर्स हैं तो उनकी कंट्रीब्यूशन भी जो है उस पेपर के अंदर या उस रिसर्च के अंदर होना ज़रूरी है। अब जो उनकी कंट्रीब्यूशन है कितनी होनी चाहिए? अच्छा, इसके बारे में कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये बात हमेशा कही जाती है एथिकल गाइडलाइंस के अंदर इसके सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। अब ये सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन कौन डिफाइन करेगा? वो डिफाइन करेंगे ऑथर्स आपस में कि वो कौन से पार्ट में जो है वो ज़्यादा उनकी कह सकते हैं कि वो उन्होंने सीखा हुआ है उस चीज़ को, उनकी स्पेशलिटी है, तो उन स्पेशलिटी की बेस के ऊपर वो पार्ट्स डिवाइड कर सकते हैं। कोई डाटा एनालिसिस के ऊपर है, कोई राइटिंग के ऊपर है, कोई डाटा कलेक्शन के ऊपर जो है उसकी स्पेशलिटी है, एटसेट्रा। तो सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी और हमें ये बिल्कुल चीज़ नहीं करनी चाहिए कि हम जो हैं वो विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन हम किसी भी रिसर्चर का जो है वो नाम जो है वो पेपर के अंदर शामिल करें। इट्स अ वेरी बैड थिंग, इट्स वेरी जो हम कह सकते हैं कि एथिकली नॉट गुड। तो हमें इस एंगल पे भी देखना चाहिए और इस बात को भी हमें देखना चाहिए कि जो ऑथर्स हैं वो एट द अर्ली स्टेज ये डिसाइड कर लें कि उनके पोर्शंस जो हैं वो क्या होंगे या उनकी सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या होगी। तो ऑथरशिप में बड़ी क्लियर कट गाइडलाइंस हैं कि विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन ऑथरशिप जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके लिए डिफरेंट जर्नल्स जो हैं, रिसर्च जर्नल्स दुनिया में, वो डिक्लेरेशन जो है वो आपसे स्टेटमेंट मांगते हैं ऑथरशिप्स की, उनकी कंट्रीब्यूशन की। जो पब्लिश करवाते हैं उनको इस बारे में मालूम है। नेक्स्ट प्लीज। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रिसर्च के मामला में कहाँ-कहाँ पे हो सकता है। अब सपोज ऐसा हो सकता है कि आप एक यूनिवर्सिटी में टीचर हैं और आपका जो सुपरवाइजरी है, मिसाल के तौर पे वो आपका कोई ब्लड रिलेशंस में जो वो है। अब आप सुपरवाइजर हैं, वो सुपरवाइजरी है, तो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि ब्लड रिलेशन की वजह से जो है वो मामला डिफरेंट जो है वो हो सकते हैं। तो हमें जो है इसको भी जो है वो देखना चाहिए। अच्छा, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एचईसी ने कुछ नई गाइडलाइंस दी थी अ, जो हमारे जर्नल्स थे उसके बारे में, कि जो जर्नल के एडिटर हैं या जो उनका एडिटोरियल बोर्ड है वो अपनी जो कैटेगरी वाइज उसमें डिफरेंट है कि वो अपने जर्नल के अंदर पेपर जो है वो एक लेवल से ऊपर नहीं पब्लिश करवा सकते हैं या बिल्कुल नहीं करवा सकते।
वो क्या था कि मिसाल के तौर पे आप एडिटर हैं या एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर हैं और आप उसी ही जर्नल में अपनी पब्लिकेशन जो है वो करवा रहे हैं। दिस इज़ द अनदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर काम कर रहे हैं और उसी ऑर्गेनाइज़ेशन की कोई रिसर्च कर रहे हैं और वो आपको पेड रिसर्च है, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप बायसनेस जो है वहाँ पे क्रिएट कर दें कोई, क्योंकि आप एम्प्लॉयी भी हैं वहाँ के, तो दिस इज़ आल्सो कैन बी कंसीडर्ड एज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इसी तरह रिसर्च फंडिंग एजेंसीज़ हैं। अब रिसर्च फंडिंग एजेंसीज़ समटाइम्स जो रिसर्च करते हैं उनको ये मालूम होगा कि इट इज़ पॉसिबल कि वो रिसर्च फंडिंग एजेंसीज़ जब आपको रिसर्च फंड दें, तो कुछ आपको किसी एक एंगल पे रिसर्च आउटपुट जो रिसर्च के रिजल्ट्स हैं, उनकी फाइंडिंग्स पे किसी एक एंगल पे प्रेशराइज़ भी कर सकते हैं कि हमें इस किस्म के रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होने चाहिए या हमें रिजल्ट चाहिए। तो अब ये भी जो एंगल है, ये भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हो सकता है। और लास्ट में एक चीज़ मैं इसमें और भी डिस्कस करूँगा कि ये भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है रिव्यू रिव्यू के बारे में। देखिए, जर्नल्स जो हैं, जब आप उनको पेपर सबमिट कराते हैं, तो जर्नल जो है उसको रिव्यू के लिए भिजवाता है। अब जब रिव्यू के लिए भिजवाता है तो अब आपने एक टाइटल सुना होगा डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू। अब डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू में ना तो ऑथर का पता होता है कि जो है वो ऑथर कौन है, यानी जब आपने किसी को भेजा तो वो किसी के बारे में नहीं मालूम। इट इज़ वेरी गुड। डबल ब्लाइंड का मतलब यही है कि एनोनिमस रखा गया नाम, आप रिव्यू करें, आपको ना लगे कि ऑथर कौन है, कोई जानने वाला तो नहीं है। लेकिन सम टाइम जो है वो जर्नल्स जो हैं वो डबल ब्लाइंड को फ़ॉलो नहीं करते, वो भी ऑथरशिप भी जो है वो चला जाता है। तो इस चीज़ को भी हमें देखना चाहिए कि जो रिव्यूअर है आपके पेपर का, वो कोई जानने वाला ना हो। सेकंड, जब हम पेपर जो है वो पब्लिश करवाने लगते हैं करते हैं, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम जो है वो सेम आ जाती है। फिर थर्डली एमफिल और पीएचडी, खास तौर पे मैं एमफिल की बात करूँगा क्योंकि पीएचडी के तो फॉरेन रिव्यूज़ ज़्यादा होते हैं, लोकल भी होते हैं। लेकिन जब हम एमफिल का रिव्यू करवाने जाते हैं, तो हम उसको एनोनिमस नहीं रखते। तो मेरा ख़्याल है कि हमें उसमें भी एनोनिमस होना चाहिए बिफोर द इवैल्यूएशन। कि हमने एक एक्सटर्नल को थीसिस भेजा और वहाँ पे जो नेम्स अवेलेबल हैं वो वहाँ पे ऑथर के ना हों। तो ये क्यों? ताकि हम इस चीज़ से बच सकें कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ना हो। तो यहाँ पे हमें इस बारे में भी थोड़ा-सा देखना चाहिए एथिकल कंसिडरेशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में भी। नेक्स्ट प्लीज़। अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये मैं जो अभी एनोनिमिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी की अभी बात कर रहा था कि अब यहाँ पे एक तो रिसर्च साइड है, कि जब आपकी रिसर्च जो है वो पब्लिकेशन के लेवल पे चली जाती है या रिव्यूज के लेवल पे चली जाती है, एक तो ये है। सेकंड ये है कि जो पार्टिसिपेंट्स आपसे डाटा आप उनसे जब डाटा ले रहे हैं, तो उनकी जो आइडेंटिटी है, उनके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या जो उनके रिस्पॉन्सेज हैं, वो डिस्क्लोज किसी को भी नहीं होने चाहिए अदर देन दी रिसर्च टीम। अब मैं मिसाल आपको देता हूँ छोटी-सी कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स की बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है। अब वो इट शुड बी एनोनिमस, वो अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे होते हैं। तो जो एडमिशन या रजिस्ट्रार ऑफिस है नॉर्मली वो एक कस्टोडियन उसका होता है। तो उसके अलावा वो इन्फॉर्मेशन किसी के पास जो है वो अवेलेबल नहीं होती। अच्छा, इसी तरह जब हम जॉब्स पे अप्लाई करते हैं तो एचआर के अलावा किसी के पास वो इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती या नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम इसी चीज़ को अप्लाई करें रिसर्च के ऊपर, तो रिसर्च में भी यही जो है वो एथिक्स है कि जब आप किसी की इन्फॉर्मेशन लें तो ये कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको रीज़नेबल प्रिकॉशंस भी करनी चाहिए, यानी सेफ कस्टडी का जिसका हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कि वो इतनी होनी चाहिए कि वो डाटा जो है वो लीक ना हो। अक्सर आप देखते होंगे कि जी वो आपके जो फ़ोन नंबर्स हैं,
उन फ़ोन नंबर्स के ऊपर जो है वो आपको डिफरेंट जो मार्केटिंग कंपनीज़ ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं उनके मैसेज आ रहे होते हैं कि जी हम फलाँ प्रोडक्ट सेल करें तो हम ले लें। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि वो उनके पास कहाँ गए? इसका मतलब है कि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रीच हुई, रीज़नेबल प्रिकॉशंस जो हैं वो नहीं ली गई। तो हमें हर हाल में जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मतलब एथिकल जो है वो इश्यू हो सकता है कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हो, तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो रिस्क में आ जाएँ। उसकी मैं जिस अभी पहले एग्ज़ाम्पल दी थी छोटी-सी वो मैं दोबारा बताता हूँ कि जी किसी स्टूडेंट को ये पता लग जाए किसी टीचर को सॉरी ये पता लग जाए कि किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट्स ने उसके मुतालिक क्या इन्फॉर्मेशन दी है। या किसी ऑर्गनाइज़ेशन में एम्प्लॉइज़ जो हैं वो किसी हेड के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में दे रहे हैं। तो अगर वो आइडेंटिफ़ाई हो जाती है तो वो उसके लिए पोटेंशियल रिस्क है। तो इसीलिए हमें एज़ अ रिसर्चर ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए जो भी हम डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी इज़ वेरी सिंपल कि हमने जितने भी अपने प्रोमिसेस किए हैं विद ओवर स्टेक होल्डर्स उनको हमने फुलफिल करना है। अच्छा ये तमाम प्रोसेसेस में भी जो है वो इंटेग्रिटी होनी चाहिए। लाइक हमने अपने पार्टिसिपेंट से प्रोमिसेस कुछ किए, लाइक हमने सुपरवाइज़र से कुछ प्रोमिसेस किए, वाइस वर्सा सुपरवाइज़र से कुछ प्रोमिसेस किए। लाइक हमने एनालिसिस के बारे में जो है वो किसी एक टीम के साथ जो है वो प्रोमिसेस किए। हमारे पास फंडिंग एजेंसीज़ ने अगर हमें फंड दिया है, हमने उनसे कुछ प्रोमिसेस किए। लाइक कि हम इतनी टाइमलाइन देंगे, इतनी हमारी कॉस्ट जो है वो होगी। हम इस एंगल में आपको जो है वो आउटपुट देंगे, उसके ये बेनिफिट्स होंगे एटसेट्रा। तो इंटेग्रिटी इज़ आल्सो अ इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट ऑफ द एथिकल कंसिडरेशन। नेक्स्ट प्लीज़। ऑनेस्टी। ऑनेस्टी की जब भी हम बात करते हैं तो इट्स वेरी सिंपल कि जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो रिसर्च के अंदर हमें ऑनेस्ट होना है। अच्छा अब ये ऑनेस्टी हर लेवल है, तमाम प्रोसेसेस के अंदर है। लाइक हमें ये ऑनेस्ट भी होना है कि जब हम टॉपिक की सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमें ऑनेस्टली ये बताना चाहिए कि कंट्रीब्यूटरी है कि नहीं है। हमारा जो रिसर्च स्टडी है वो कंट्रीब्यूटरी होगी कि नहीं होगी, किस एंगल में कंट्रीब्यूटरी होगी, अदरवाइज़ हमें रिसर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, सेकंड क्या है कि उसके बाद एनालिसिस आते हैं। अब मीनव्हाइल पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों अवेलेबल होते हैं, तो समहाउ ये भी हो सकता है कि फ़ाल्सिफ़िकेशंस ऑफ द रिज़ल्ट्स भी होते हैं। लाइक हम जब रिज़ल्ट्स निकालते हैं तो हम कहते हैं कि जी पॉज़िटिव रिलेशनशिप होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। पॉज़िटिव डिमांड करते हैं तो नेगेटिव आ जाता है, अब हम सोचते हैं इसको पॉज़िटिव कैसे करें, तो हम थोड़ा-सा गड़बड़ वहाँ पे करते हैं, हम फ़ैब्रिकेशन की तरफ चले जाते हैं। हमारा जो हाइपोथेसिस है वो अगर उसको हमने जो बनाया था उसको फॉलो नहीं कर रहा तो हम कहते हैं कि नहीं जी वो हमने रिजेक्ट नहीं करना, हमने तो एक्सेप्ट ही जो है वो करना है। अच्छा अगर आप इसको इस एंगल में देखें कि ये सिर्फ थीसिस नहीं है, पब्लिकेशन नहीं है। मैं इसको इस एंगल में देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिसर्च एक नॉलेज क्रिएट कर रहा है। रिसर्च हमें बता रहा है कि जी हम पहले बटनों वाले मोबाइल फ़ोन्स में थे, आज हम जो हैं वो टच मोबाइल पे चले गए, ये टेक्नोलॉजी हमें थी। ठीक है, आज पहले हम शायद हमारे पास फैन्स भी नहीं थे, आज हम एसीज़ के अंदर जो है वो अवेलेबल है, ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसी तरह हम जितनी भी ऑर्गनाइज़ेशन में वर्किंग कर रहे हैं, ऑर्गनाइज़ेशनल कल्चर जो डेवलप हो रहे हैं नए उसमें हम कैसे जो है वो चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट रिसर्च। तो अगर रिसर्च में आउटपुट आपकी मर्ज़ी की है, आपकी चॉइस की है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग देयर इज़ नो कंट्रीब्यूशन यानी उसका ना आपको फ़ायदा ना उसका सोसाइटी को फ़ायदा। तो वो रिसर्च डंप आपके किसी एक शेल्फ़ के अंदर ही पड़ी रहेगी, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं तमाम लेवल्स के ऊपर और तो उसकी कंट्रीब्यूटरी एलिमेंट नहीं मिसाल के तौर पे मैं इसका आपको लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आज हमें पाकिस्तान में ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जो इंडस्ट्री है या कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका और जो एकेडेमिया है उसका एक बहुत बड़ा गैप है।
ऑरेक्स डेवलप की एचईसी ने और उनको कहा जी कि आप इस गैप को फुलफिल करें। अच्छा, वो फुलफिल अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ होना शुरू हुआ, इतने साल हो गए ये सारा काम करते हैं। उसकी क्या मेन रीज़न है? ट्रस्ट। वो ट्रस्ट नहीं करते। क्यों क्या ट्रस्ट नहीं करते? या उनको ट्रस्ट नहीं है कि जी जो हम रिसर्च कर रहे हैं, क्या वो ऑनेस्टली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसा हुआ कभी होता होगा? मैं इन मोस्ट केसेस की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं बात करता हूँ तो जनरलाइज़ ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास अच्छी एग्ज़ाम्पल्स भी हैं कि हमने एक रिसर्च पेपर प्रोड्यूस किया और हमने किसी जिस सैंपलिंग पे किया, हमने उस ऑर्गेनाइजेशन को जाके कहा कि जी देखें, हमने आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे रिसर्च की थी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ की थी। अब ये हमारे एनालिसिस हैं, इनके ये रिजल्ट्स हैं, अब आप इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए यस, हम इसको ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये होगा कि आपकी इंटीग्रिटी जो है वो भी होगी, आप ऑनेस्ट भी जो है वो होंगे, तो आपके रिजल्ट्स भी जो है वो ट्रू होंगे। तो हमें ये गैप को भी जो है वो फुलफिल करना चाहिए, मज़ीद जो है हमें काम करना चाहिए अपनी ऑनेस्टी के ऊपर। नेक्स्ट प्लीज़। पोटेंशियल फॉर हार्म। ये जो इन्फॉर्म कंसेंट मैंने आपसे शुरू में शेयर किया था, नॉर्मली ये जितने भी पोटेंशियल फॉर हार्म है, वो तमाम के तमाम उसके अंदर लिखे होने चाहिए। और जो रिसर्चर इसको यूज़ करते हैं, उनको मालूम है कि वो तमाम जो पोटेंशियल हार्म्स हैं, वो उसके अंदर जो है वो मेंशन होते हैं। मिसाल के तौर पे साइकोलॉजिकल हार्म, किसी को आपके क्वेश्चन से, आपके डाटा कलेक्शन से कोई साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा और ऑब्वियसली नहीं पड़ना चाहिए। क्या कोई सोशल हार्म तो क्रिएट नहीं हो रहा मेडिकल साइंसेज़ में या साइकोलॉजिकल में, फिज़िकल हार्म तो कोई क्रिएट नहीं हो रहा, लीगल हार्म। अब देखिए लीगल हार्म का मतलब ये है कि आपने कुछ डाटा जो है वो कलेक्ट किया और डाटा कलेक्ट करने के बाद उसके रिजल्ट्स आपने शेयर किए, उसको पब्लिश किया। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसको लीगली कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उसने कुछ सेंसिटिव डाटा जो कि किसी कोई गवर्नमेंट ने या कोई ऑर्गेनाइजेशन ने वो उसको मना किया था कि ये आप किसी भी सूरत में शेयर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि उसने इन्फॉर्म कंसेंट को प्रॉपर्ली नहीं लिया, उसने डाटा शेयर किया सेंसिटिव और उसने लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम जो है वो उसको हो सकती है। तो एज़ अ रिसर्चर जब हमें इस किस्म का डाटा कलेक्ट करना चाहिए, तो हमें लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी देखना चाहिए कि क्या लीगली बाद में पार्टिसिपेंट्स को, इवन द रिसर्चर, उसको तो कोई नुकसानात नहीं हो सकते। तो ये हमें सबसे पहले सोचना है रिसर्च को कंडक्ट करने से पहले। नेक्स्ट प्लीज़। जी, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी सिंपली है बायसनेस। बायस बायसनेस बायसनेस इस लेवल पे कि आप ये कहते हैं कि किसी ज़्यादा बात जो है ना वो हो रही है, इको क्रिएट हो रही है। अच्छा, अब बायसनेस क्या है? बायसनेस यही है कि आप कोई भी चीज़ अल्टर कर दें अपनी चॉइसेस के तहत। दिस इज़ बायसनेस। अब वो किसी लेवल पे भी हो सकती है। वो मिसाल के तौर पे आप इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है, उसके अंदर बायसनेस शो करते हैं। उसके अंदर अपनी मर्ज़ी की जो है वो चीज़ें जो हैं वो लिखते हैं कि जी जो रिज़ल्ट्स हैं वो तो ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि जी ऑर्गेनाइज़ेशंस के अंदर जो है वो सैलरीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। जो एम्प्लॉइज़ अगर सैलरीज़ लेते हैं तो वो सैटिस्फैक्शन लेवल पे भी जाते हैं। और आप अपनी स्टडी में ये शो कर दें कि जी नहीं ऐसा नहीं है, कि जो एम्प्लॉइज़ कम सैलरी ले रहे हैं वो भी सैटिस्फाई हैं। अब ये बेसिकली बायसनेस है। तो हमें ऑब्जेक्टिविटी भी देखनी चाहिए, हमें तमाम बायसनेस से जो है वो दूर रहना चाहिए। फिर उसके बाद ओपननेस। ओपननेस वेरी सिंपल कि जब हमारे रिजल्ट्स आ जाएँ, तो हम उन रिजल्ट्स को पब्लिकली जो है वो शो करें। ये एथिक्स हमें कहते हैं कि हम इसको दो वजूहात की बिना पर। एक वजह तो ये है कि एक नॉलेज शेयरिंग हो। लाइक हमें देखें, अक्सर आप देखते होंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एमफिल कर लेते हैं, थीसिस उनके शेल्फ्स में है।
पब्लिकेशंस उनकी नहीं जाती। फिर उसके बाद जो है वो नॉर्मली जब हम अपनी कंट्रीब्यूशन की रिसर्च की करते हैं तो वो हमारे सीवी की हद तक कंट्रीब्यूशन होती है, हम उसको पब्लिकली शेयर नहीं करते। ये भी एक सेकेंडरी हम चीज़ देखते हैं। तो हमें दोनों चीज़ों को देखना चाहिए कि हमें ये चाहिए कि हम इसको पब्लिक करें ताकि अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है तो हम उसको फ्यूचर की जो हमारी रिसर्च है उसको हम देख सकें। इसी तरह हम फंड्स लेते हैं तो हमें उन फंड्स के ऊपर जो हमने रिसर्च की है, उसकी जो आउटपुट आई है, उसको भी जो है वो पब्लिक करना चाहिए बट एक टाइम के साथ जो कि हमारे एग्रीमेंट्स में जो है वो शामिल होती है। नेक्स्ट प्लीज़। सो लास्ट वन इज़ अ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अब नॉर्मली हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें जेंडर की बेस के ऊपर, रेसिज़्म की बेस के ऊपर या एथेंटिसिटी की बेस के ऊपर जो है हम डिस्क्रिमिनेट जो है वो चीज़ों को कर दें। लाइक हमें ये जो है वो स्टूडेंट बहुत अच्छा लगता है या ये स्टूडेंट बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये हम मेरी बात नहीं मानता, तो इस वजह से इसका जो रिसर्च है वो लेट हो जाएगी। ये स्टूडेंट मेरी बात मानता है तो ये रिसर्च जो है उसकी जल्दी हो जाएगी। ये बेसिकली क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। अगर हम जेंडर वाइज़ भी जाएँ रेसिज़्म की वाइज़ भी जाएँ। क्योंकि बैक एंड के ऊपर आप बेसिकली हम शायद सम टाइम ये देख रहे होते हैं कि यार जेंडर बायसेस भी हो सकती हैं, रेसिज्म भी हो सकता है। तो इसको हमें फॉलो करना चाहिए कि हमें किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं करनी चाहिए और रेगुलरली जो हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे जो रिसर्चर्स हैं, इनको जो उनके जूनियर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको ये गाइड करना चाहिए कि जी ये डिस्क्रिमिनेशन का जो एलिमेंट है, ये हमें नॉट ओनली रिसर्च ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ द लाइफ वहाँ पे भी ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि देखें जब हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन का एक आउटपुट ये आता है कि वो जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है, वो अपना काम इफ़ेक्टिवली नहीं कर सकता। जब वो अपना काम इफ़ेक्टिवली नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम रिसर्च की आउटपुट में क्रिएट होगी और जब वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो दिस मीन्स के रिसर्च की इम्प्लीकेशंस जो हैं वो नहीं होंगी। नेक्स्ट प्लीज़। Slides are not visible now.
कंटिन्यू करें? डॉक्टर नाहिद साहब, स्क्रीन शेयर होगी सर, काइंडली कंटिन्यू करें। जी सॉरी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आवाज़ आ रही मेरी आपको? प्लीज़ बताइएगा। या ओके। अच्छा अब इस सेकंड सेगमेंट में अ, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि रिसर्च एथिक्स का जो है वो क्या लिंक है क्वालिटी एश्योरेंस से। तो मैं क्वालिटी एश्योरेंस को डिफाइन कर रहा था। क्वालिटी एश्योरेंस इज़ वेरी सिंपल कि फर्स्ट फेज़ के अंदर हम स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बनाते हैं। एक देखें जैसे हम एचईआईज़ जो हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो खुद भी स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं। हमें हायर एजुकेशन कमीशन भी कुछ स्टैंडर्ड्स जो है वो देता है। या हमारी जो एक्रीडिटेशन बॉडीज़ हैं वो हमें कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। रूल्स भी, रेगुलेशंस भी, प्रोसीजर्स, एसओपीज़ एटसेट्रा। सेकंड लेवल के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं कि उन स्टैंडर्ड्स को, जो उन रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो करके उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। और अचीव कितने हुए या नहीं हुए उसकी हम इवैल्यूएशंस करते हैं। अच्छा, इवैल्यूएशंस के बाद हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि वो अचीव कितने हुए। लाइक अगर हम मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ, स्टूडेंट टीचर रेशियो की बात करते हैं एमएस पीएचडी में, तो एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड अवेलेबल है। उस स्टैंडर्ड के अंदर अब हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो कितना फॉलो उसको कर रही है, इसकी हमने इवैल्यूएशन की। इस इवैल्यूएशन के बाद हमें पता लगा कि देयर इज सम गैप और नॉट। अगर गैप है तो हम उसको कंटिन्यूअस मॉनिटर करेंगे। अगर ये गैप है तो इसको कैसे फुलफिल करना है, नहीं है तो ये गैप खत्म ना हो। और फिर वो कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट सीक्यूआई का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट अ क्वालिटी एश्योरेंस इन नटशेल। अच्छा, अब जब हम इस क्वालिटी एश्योरेंस को लिंक करते हैं रिसर्च एथिक्स के साथ, तो ऑब्वियसली रिसर्च हमारे पास सेगमेंट्स बड़े लिमिटेड हैं। लाइक हमें एमफिल में रिसर्च मिलती है, नॉर्मली हमें पीएचडी में मिलती है, या हमें फंडिंग जो रिसर्चेस की होती है वहाँ पे होती है, या हम नॉर्मली पब्लिकेशंस जो है वो करते हैं। और मोस्ट इन मोस्ट केसेस ये पब्लिकेशंस हमारी एमफिल पीएचडी लेवल पे ही हमें नजर आती हैं। अब यहाँ पे सारी स्टैंडर्डाइजेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। लाइक हायर एजुकेशन कमीशन ने दी हुई है स्टैंडर्डाइजेशन। वो स्टैंडर्डाइजेशन ये है कि जब आपने रिसर्च पब्लिकेशन जो है वो करनी है तो वो कौन से जर्नल्स में एक्सेप्टेबल है, ये एक स्टैंडर्डाइजेशन है। अच्छा, अब वो उस लेवल तक, लाइक अगर आप कहते हैं जी मैं इम्पैक्ट फैक्टर में कर रहा हूँ, मैं जो है वो Q1 Q2 में चला गया हूँ। अब यहाँ तक जाने के लिए आपको एक अच्छी पब्लिकेशन चाहिए। अच्छा, उस अच्छी पब्लिकेशन को करने के लिए आपको रिसर्च एथिक्स को 100% फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप रिसर्च एथिक्स को फॉलो नहीं करते तो वो पब्लिकेशन जो है वो उस लेवल की नहीं क्रिएट होती कि जो उन स्टैंडर्ड्स को जो है वो आप मीट कर सकें। सेम इज द केस विद द थीसिस। सपोज एग्जांपल के तौर पे आप किसी एक स्टूडेंट को, एमफिल के स्टूडेंट को, अब आप कहते हैं कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, अब नाउ अब आप थीसिस करें। अब उसका एक पूरा प्रोसीजर आपने डेवलप किया हुआ है, एचईसी ने भी किया हुआ है, एचईआईज ने फिर उसका इंटरनल प्रोसीजर किया हुआ है।
मिसाल के तौर पे आप स्टूडेंट से कहते हैं कि सबसे पहले आपका टॉपिक अप्रूवल होगा, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे कहते हैं कि आप प्रपोज़ल जो है या सिनॉप्सिस जो है वो अप्रूव करवाएँगे इन फ्रंट ऑफ द कमिटी प्रेज़ेंट करके। फिर आप उसके बाद उसे ये कहते हैं कि अब आप जो है वो राइट-अप की तरफ भी जाएँगे, डाटा कलेक्शन भी होगा, उसके बाद जब वो कंप्लीट होगा, फिर बीइंग द सुपरवाइज़र आप उसको वेट करेंगे और उस वक़्त तक वेट करते जाएँगे जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स। फिर उसके बाद जो है अब आप कहेंगे कि उसको एक्सटर्नल के पास या एक्सटर्नल्स के पास वाइवे के लिए आप भिजवा दें। अब ये एक पूरा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को अगर आप देखें, तो ये सारा का सारा प्रोसीजर बेसिकली आप क्वालिटी को एश्योर करने के लिए कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, वो आपके अपने स्टैंडर्ड्स हों या आपके एचईसी के स्टैंडर्ड्स हों। अच्छा, अब उसके अंदर जो है एथिक्स की इन्वॉल्वमेंट जिसे हमें लगता है कॉम्प्लीमेंट चीज़ है, वो हर जगह पे मैंडेटरी है। मिसाल के तौर पे आपका प्रपोज़ल बीइंग द स्टूडेंट अगर आपके प्रपोज़ल में इतनी जान नहीं है कि वो अप्रूव हो सके, कंट्रीब्यूटरी वर्क नहीं लगता, इम्पैक्टफुल रिसर्च नज़र नहीं आती और वो पास कर दिया जाए, तो दिस मीन्स कि आपने रिसर्च एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करके क्वालिटी एश्योरेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो कर लिया है। सो ये थोड़ा-सा जो है हमें इस एंगल पे भी देखने की ज़रूरत है। अब देखिए जब ना सिर्फ इंटरनल सुपरवाइज़र बल्कि उसके बाद एक्सटर्नल सुपरवाइज़र के पास भी जाता है। अच्छा, सेम इज़ द केस विद द पब्लिकेशन। जो पब्लिकेशंस होती हैं वो सबसे पहले आप वेट करते हैं, अगर आपके कोई सुपरवाइज़र या पीयर्स हैं, को-ऑथर्स हैं, वो उसको वेट करते हैं। उसके बाद वो जर्नल में सबमिट होता है, एडिटर वेट करता है, उसके बाद वो रिव्यूअर्स के पास जाते हैं, रिव्यूअर्स उसको वेट करते हैं और अगर कोई चेंजेस होती हैं वो आपको कहते हैं, देन ये पब्लिश होता है। इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरी चेन में कहीं पे भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कहीं पे भी ऑनेस्टी अगर नहीं होती, इंटेग्रिटी का प्रॉब्लम आ जाता है, ऑब्जेक्टिविटी क्रिएट जो है वो हो जाती है, डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पे क्रिएट हो जाती है, तो दिस मीन्स कि आपने उस रिसर्च एथिक्स को फॉलो नहीं किया। तो आप अल्टीमेटली किसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? आप अपनी क्वालिटी एश्योरेंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल भी देना चाहूँगा, आपको शायद याद होगा कुछ साल पहले ज़्यादा साल नहीं हुए कि जो हमारे यहाँ पंजाब में पब्लिक सर्विस कमीशन जो था उसकी तरफ से ये बात आई सामने कि जो अ, उनके जो उन्होंने इंटरव्यूज़ किए लेक्चरर्स और डिफरेंट सीट्स के लिए, तो जब उन्होंने जो थीसिस किए गए थे एमफिल में, जब उनके बारे में डिस्कशन की गई, तो दे वर नॉट वेल अवेयर अबाउट देयर थीसिस। अल्टीमेटली आपने किसको कॉम्प्रोमाइज़ किया? आपने क्वालिटी एश्योरेंस को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अच्छा, यहाँ पे खाली रोल नहीं है, सुपरवाइज़र का रोल नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का ब बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि सुपरवाइज़र इंटैक्ट रहे अपने काम के साथ। सुपरवाइज़र जो है वो कहे कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, लेकिन उसको भी ये बात सोचने की ज़रूरत है कि जी उसको जल्दी नहीं है कि मैं जल्दी-जल्दी डिग्री कर लूँ। सवाल ये है कि अगर वो जल्दी डिग्री करेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करके, तो वो मार्केट में जाएगा। मैं एक आपको चेन बताता हूँ कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करके जाएगा, अच्छा, उसकी एक जगह जॉब हो जाएगी, अब उसने स्टूडेंट्स को वही काम कराना है। तो जब वो अपने स्टूडेंट्स को फिर क्या एथिकली गाइड करेगा या वो क्लास में जो है वो क्या एथिकली उन सारी चीज़ों को फॉलो करना सिखाएगा या उसको रिसर्च के वो तमाम प्रोसेसेस या उनकी जो निटी-ग्रिटीज़ हैं वो मालूम होंगी। तो ये एक जो है वो इसका जो है वो हमें सोचना चाहिए। तो स्टूडेंट को इटसेल्फ है। उसके बाद आजकल आपने देखा होगा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग ऑर्गनाइज़ेशंस हैं नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इवन इंडिविजुअल्स भी ये काम कर रहे हैं जो कि बहुत शेमफुल वर्क है। ना सिर्फ़ ये अनएथिक है बल्कि मैं तो इसको इल्लीगल भी कंसीडर करता हूँ। वो इसलिए कि देखें अ आपको बना-बनाया पेपर या आपको बना-बनाया थीसिस मिल जाता है। आप जस्ट उनको टॉपिक दें, इवन टॉपिक्स भी जो है वो खुद ही सिलेक्ट करें। अब इसका नुकसान क्या हो रहा है? अब ये जो क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर ही मैंने इसको भी ये मेंशन किया है। उसका नुकसान ये हो रहा है कि आप जो भी है मतलब मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मैं इनकैपेबल हूँ एमफिल या पीएचडी डिग्री करने का। मैं इनकैपेबल हूँ कि मैं जो है वो रिसर्च पब्लिकेशन जो है वो कर सकूँ। अच्छा,
हम नॉर्मली जब टीचर्स जो हैं वो एग्ज़ाम ले रहे होते हैं, तो इन्विजिलेशन हो रही होती है, वो 3 क्रेडिट आवर का कोर्स होता है और कोई चीटिंग करना चाहता है ना उसके एग्ज़ाम्स के अंदर, तो हम उसको फौरी तौर पे मना करते हैं कि यार भाई तुम ये चीटिंग क्यों कर रहे हो? हालाँकि वो या मिड टर्म है या फाइनल टर्म है और जस्ट 3 क्रेडिट आवर या 2 क्रेडिट आवर का कोर्स होता है। हम उसे सख्ती से कहते हैं, हम उसके ऊपर मिसाल के तौर पर चीटिंग की है, मटीरियल निकल जाता है, तो हम उसका पेपर कैंसल कर देते हैं। इवन हम उसके सेमेस्टर जो है कहते हैं कि जी अब आप 2 सेमेस्टर नहीं पढ़ेंगे, यहाँ आप हम आपकी छुट्टी करवाते हैं। तो जहाँ पे एमफिल का 6 क्रेडिट आवर और पीएचडी का 30 या 36 क्रेडिट आवर का थीसिस होता है, वहाँ पे हम इन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो सम टाइम देखने में आता है कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी रेज़ होता है कि क्या हम एथिक्स को यहाँ पे फ़ॉलो कर रहे हैं? तो रिसर्च एथिक्स हमें ये बताते हैं कि हमें अपना जो काम है वो हमने ही करना है, वो किसी ने नहीं करना। क्योंकि जब जो इनपुट होगी फिर वही आउटपुट होगी। हम आज ये बात मैं थोड़ा-सा ज़रा डाइवर्ट होऊँगा इस अपने टॉपिक से। हम आज ये बात करते हैं कि स्टूडेंट जो हैं वो एम्प्लॉयड सर्वे है। ये दिस इज़ द एम्प्लॉयड सर्वे इन पाकिस्तान में अभी लास्ट एक डिस्कशन थी वर्कशॉप थी उसमें ये बता रहा था कि मोर देन 70% एम्प्लॉयर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हम अब जो भी स्टूडेंट्स आता है यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेड की डिग्री लेके हम उससे डिससैटिस्फाई हैं। उनके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या जो भी उनकी नॉलेज है या जो उन्होंने सब्जेक्ट्स पढ़े उनकी मार्केटेबिलिटी इम्पैक्ट्स क्या है। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क जो है वो इस तरह है कि उनको जॉब्स नहीं मिल रही। अच्छा एमफिल पीएचडी करके क्या अगर आप अच्छे सही एमफिल या सही पीएचडी मतलब कि आपने रिसर्च सही कंडक्ट की भी है, तो उन्होंने आगे फिर फर्दर स्टूडेंट्स को रिसर्च करनी है करवानी है, तो फिर ये एक चेन है। तो अगर हमें थोड़ा-सा जो आज हम फेस कर रहे हैं चीज़ों को, अगर हमें इन चीज़ों से निकलना है, क्वालिटी को हमने एंश्योर करवाना है, तो हमें इन थोड़ा-सा चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में। बट मैं फिर यही रिपीट करूँगा, इट्स नॉट 100% मे बी इट्स अ 20% ऑफ आउट ऑफ 100% बट ये 20% भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट प्लीज़। लास्ट थिंग इज हाउ टू इम्प्रूव नाउ अब हमें क्या करना चाहिए अगर हमने रिसर्च के अंदर एथिक्स को लेके जाना है तो सबसे पहले हमें ये काम करना चाहिए कि हमें एथिक्स रिव्यू कमेटीज जो हैं वो हमें इस्टेब्लिश करनी चाहिए एक तो है ना कि हमें एथिक्स को भी फॉलो करना चाहिए इंडिविजुअलिज्म पे एथिक्स फॉलो करें फिर उसके बाद हमने रिसर्च एथिक्स को अगर फॉलो करना है तो हमें एक सजेशन मेरी ये है कि एथिक्स रिव्यू कमेटी जो है वो बने क्रिएट हो हर यूनिवर्सिटी के अंदर डिसिप्लिन वाइज भी हो सकती है फिर उस एथिक्स रिव्यू कमेटी जो है उसके साथ जो है एथिकल कोड्स या रिसर्च स्टैंडर्ड भी जो है वो बने अच्छा इसमें ये भी हो सकता है डिसिप्लिन वाइज भी आप बना सकते हैं लाइक जो दुनिया में वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड डिसिप्लिन है उन्होंने अगर अपने कोड्स बनाए हैं हम उनको भी फॉलो कर सकते हैं विद देयर परमिशन और अगर हम अपना बनाना चाहें तो हम अपने कोर्स भी जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं नंबर थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नंबर गेम ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन से हमें थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए क्योंकि मुझे ये फील होता है कि जैसे जैसे नंबर गेम हमारी पब्लिकेशन की बढ़ती है हम थोड़ा सा डाइवर्ट होने की कोशिश करते हैं देखिए मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि जी एसोसिएट प्रोफेसर है उसको 10 पब्लिकेशन चाहिए या प्रोफेसर है उसको 15 पब्लिकेशन चाहिए अब दिस इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट ठीक है कि हमें इससे ज़्यादा पब्लिकेशंस करनी चाहिए बट वो पब्लिकेशंस हमें तब करनी चाहिए जब हम तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके जो है वो पब्लिकेशन करें हाँ, इसमें फंड्स के इश्यूज भी बहुत आते हैं रिसर्चर्स को खासतौर पे साइंसेज के अंदर आते हैं इंजीनियरिंग साइड मेडिकल साइंस इवन सोशल साइंसेज के अंदर भी लैंग्वेजेस के अंदर भी बट अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव टू फॉलो हमें थोड़ा सा जब हम एथिक्स की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप बिलीव मी कि हमारी ये जो पब्लिकेशन नंबर गेम है ये ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी और इस वक्त आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी ये सिनेरियो डेवलप हो गया है दुनिया में तो जो वर्ल्ड डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें तो डेवलप्ड है हमारे अंदर भी डेवलप हो रहा है कि अब हम नंबर गेम को पसंद नहीं कर रहे क्यों
ऑटोमेटिकली ये बात है हमारे ज़हन में आती है कि अगर इतने नंबर ऑफ पब्लिकेशंस हैं तो हाउ इज़ इट पॉसिबल टू डू दिस? और अगर वो इम्पैक्टफुल नहीं है, अगर उसके पेटेंट्स नहीं हुए और पेटेंट्स के बाद वो कमर्शियलाइज़ नहीं हुए, या हमने कोई फंड्स कहीं से एचईसी से लिए, बाहर की फंडिंग की एजेंसी से ली, अगर हमने उसके सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड नहीं किए, अगर हमें जो है वो इंडस्ट्री बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, अब तो वो तो फिर फ़ायदे कोई नहीं है। अब मिसाल के तौर पे जो रिसर्चर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको ये बात मालूम है कि दुनिया में इस वक़्त ट्रायंगुलर रिसर्च जो है वो हो रही है। ट्रायंगुलर मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे एक टीचर है, और एक इंडस्ट्री या कॉर्पोरेट सेक्टर में किसी लेवल पे उनको कोई प्रॉब्लम आती है। तो वो किसी यूनिवर्सिटी के किसी टीचर को या यूनिवर्सिटी को वो ये कहते हैं कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है, तो हमें इसके अगेंस्ट रिसर्च करके हमें इसके सॉल्यूशन देना है। अब उस सुपरवाइज़र या टीचर के पास सुपरवाइज़िंग या सुपरवाइज़र्स होते हैं, वो वही रिसर्च जो है वो अपने सुपरवाइज़ी को देता है। अब देखिए इसमें तीनों बेनिफिट हुए। स्टूडेंट जो है उसने अपना थीसिस भी कंप्लीट किया, इवन उनके मॉनेटरी बेनिफिट भी हुए, और उसके बाद जो है वो आपके टीचर के बेनिफिट भी हुए, सुपरवाइज़र के। उसके बाद थर्ड लेवल के ऊपर आपका जो कॉर्पोरेट सेक्टर था उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है हो गया। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए जो इंडस्ट्री एकेडेमिया गैप है उसको हम ख़त्म करें। हम जो हैं अपने इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट्स लें, ना कि हम वो फंडिंग ना कराएँ कि बिज़नेस आइडिया हमने क कॉम्पिटिशन करा दिए, बिज़नेस स्टार्ट करा दिया। वो करवाएँ, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसके साथ-साथ हमें जो प्रॉब्लम्स हैं ऑर्गनाइज़ेशंस को, लाइक है कि जो उनके एम्प्लॉइज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा 1 साल के अंदर 100 एम्प्लॉइज़ छोड़ के जो है वो चले गए। रिटेंशन रेट उनका है ही नहीं। अब ऑर्गेनाइज़ेशन को ये चाहिए कि वो किसी एक रिसर्चर या टीचर के पास आके ये कहे, ये लेवल होना चाहिए, या यूनिवर्सिटी को ये कहे कि जी हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है, काइंडली सॉर्ट इट आउट। हमें जो है ये रिटेंशन रेट जो है वो अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन में रखना है। तो हमें आप प्लीज़ जो है इसको आप हमें सॉल्व करके बताएँ। अब ये वाला काम जो है आप अपने स्टूडेंट्स को भी दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है, वो इन दोनों के दरमियान में होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस लेवल तभी आएगा, आप बिलीव मी, आप अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में पूछ लें किसी से भी, आपके सबके लिंक्स होंगे, तो जो मोस्टली आपको आंसर मिलेंगे वो सबसे पहला ट्रस्ट का लेवल होगा। कि जी एक तो यहाँ सपोज़ हमें ये सवाल मिलता है कि जी आपको तो रिसर्च का ही नहीं पता, या अगर आंसर मिलता है कि जी वो पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी। तो काइंडली हमें इन चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहिए, हमें इंडस्ट्री बेस्ड जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लेने चाहिए, और उससे हमारा ये ट्रायंगुलर प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट जो है वो हो सकता है। हमें नेक्स्ट स्टेप पे इसी पे ही जो है वो जाना चाहिए, या हमें पेटेंट्स की तरफ जाना चाहिए। और अच्छा ये बात भी याद हमें होनी चाहिए कि हम कहते हैं जी हमने एक रिसर्च डिज़ाइन किया, उसको हमने पेटेंट करा दिया। वो किसी भी किस्म का हो सकता है। बिलीव मी, पेटेंट करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कहेंगे ये मैं कैसी बात कर रहा हूँ। देखिए पेटेंट्स अगर आपने करा दिया कि जी आपकी फलाँ चीज़ पेटेंट हुई हुई है और आपने उसको अलमारी में रख दिया, तो वो उसी तरह ही है कि अगर आपने पेटेंट नहीं कराया। पेटेंट करवा के नेक्स्ट स्टेप इज़ अ कमर्शियलाइज़ेशन। आपने उस पेटेंट को कमर्शियलाइज़ भी करवाया कि नहीं करवाया? आपने उससे बेनिफिट भी लिया है कि नहीं लिया? आपकी जो इंडस्ट्री है, सोसाइटी है, आपके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो उससे बेहतर हुए कि नहीं बेहतर हुए? ये कमर्शियलाइज़ेशन का पर्पज़ है। जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वो पेटेंट्स की कमर्शियलाइज़ेशन के थ्रू जो है वो हुई हुई है। आज अगर हम इस ऑनलाइन टूल के ऊपर अवेलेबल हैं, तो ये क्या है? ये किसी एक पेटेंट की कमर्शियलाइज़ेशन हुई, और हम इस टूल के ऊपर जो है वो कम्युनिकेट जो है वो कर रहे हैं। सो हमें जो है इन चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा अपने स्टूडेंट्स को जो है उनके उनके अंदर नो हाउ डेवलप करनी चाहिए, ताकि जब वो प्रैक्टिकल रिसर्च करें या जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाएँ, तो वो तमाम चीज़ें बेहतर जो हैं वो हो जाएँ।
तो और लास्ट इसके अंदर जो मेरी सजेशन होगी वो ये होगी कि हमें यूनिवर्सिटीज़ को मैं ये एचईसी के फोरम्स पे भी 1-2 जगह पे बात ये मैंने की है कि हमें 2 स्ट्रीम्स को फॉलो जो है वो करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इट वाज़ माय सजेशन कि जी टीचिंग और रिसर्च स्ट्रीम क्योंकि देखिए हर टीचर एक अच्छा रिसर्चर शायद ना हो, शायद मैं बात कर रहा हूँ और एक अच्छा रिसर्चर शायद अच्छा एक टीचर ना हो। क्योंकि एक टीचर के लिए जो इंडिकेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं, एक रिसर्चर के लिए जो है वो इंडिकेटर डिफरेंट हैं। तो हमें थोड़ा-सा इस एंगल पे भी देखना चाहिए, ये भी हमें एथिक्स की तरफ लेके जाएँगे। क्योंकि जब हम नंबर गेम से निकलेंगे तो नंबर गेम से जैसे ही निकलेंगे और कैटेगराइज़ेशन होगी तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं वो अपने लेवल पे आती जाएँगी। मैं हरगिज़ ये बात नहीं कर रहा कि हमें ज़्यादा पब्लिकेशंस नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ़ ये बात कर रहा हूँ कि पब्लिकेशन जो भी हो, वो एथिकली जो है वो प्रूवन होनी चाहिए। सेकेंडली वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए। उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। रिसर्च गैप जो है वो फुलफिल होना चाहिए। उससे जो है नॉलेज जो है वो बढ़नी चाहिए। फिर उस नॉलेज को आप डिसेमिनेट करें। मतलब हमें ये नहीं चाहिए कि हम अपने पेपर्स लिखें और पेपर लिख के हम अपने सीवी में शामिल कर लें और तब दें जब हम इंटरव्यू देने चाहिए। नहीं, नहीं, हमें तमाम लोगों को बताना चाहिए कि ये जी हमने पेपर लिखा है, इसमें हमने ये चीज़ जो है वो आइडेंटिफ़ाई की है, ये प्रॉब्लम था, ये सॉल्यूशन निकाला है, तो इफ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड वो इसको देखे और इस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर ले। तो ये सारी चीज़ें को हमने फॉलो करना चाहिए। So it's all about from myself. Thank you very much for listening me. काफ़ी देर से आप डिस्कशन सुन रहे हैं. So if there is any question, then please ask. Participants, if you have any question, please raise your hands. Yes, sir. Asim Ali, you may ask the question. जी, अस्सलाम वालेकुम जी। Dr. Shah, thank you very much for this wonderful presentation. First of all, I would like to point out that patents are also very important in case that the organizations or the persons who are doing that research have no access to commercialization. In that scenario, जी जी तो मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही आसिम साहब जी एनी अदर जी, जी, डॉक्टर मोहम्मद फहीम अब्बास। Dr. Mohammed Fahim Abbas, you may ask the question, please. अच्छा सर अच्छा क्वेश्चन है आपका देखिए यहाँ पे ना हमारे इंडिविजुअलिज्म और प्लस टीम प्लस यूनिवर्सिटी ये तीनों जो है इसको इसको फॉलो करना चाहिए देखें सबसे पहले तो हम इंडिविजुअलिज्म पे बात करते हैं ना कि अगर हम खुद जो है वो चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो इट इज़ गुड सेकंड लेवल पे जिस तरह मैंने ये अर्ज़ की कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो एथिकल रिव्यू कमिटीज़ भी जो है वो होनी चाहिए।
जो कि ये चीज़ इंश्योर कर सके इन रिटन फॉर्मेट के तमाम रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो फॉलो किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिसर्च का सुपरवाइजर्स हैं उनके ऊपर आती है। कि देखिए अगर मेरे मैं किसी के साथ पहले अपनी पीएचडी जब कर रहा था तो मेरे सुपरवाइज़र को तमाम चीज़ें मालूम होती थी। अगर मैं मिसाल के तौर पे कोई चीज़ आगे-पीछे भी करता था तो उनको मालूम होता था कि ये चीज़ आगे-पीछे हो रही है या कोई गड़बड़ हो रही है। तो सुपरवाइज़र को लाज़मी पता होता है कि जो उसका स्टूडेंट है क्या वो कैपेबल है कि नहीं है। अच्छा ये जो क्वेश्चनर फिल करवा के लेके आया है ये ठीक क्वेश्चनर है कि नहीं है। ये जो डाटा ये रिजल्ट्स आए हैं ये अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइज़र है। फिर जिस समय इंडिविजुअलिज्म की बात की, फिर उसके बाद जो है सेकंड लेवल एक्सटर्नल सुपरवाइज़र है। तो उसके बाद फिर आपकी कमिटीज़ बननी चाहिए, अगर बनी भी हैं तो वो भी काम कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये पूरा आप समझें कि हम क्वालिटी में कहते हैं क्वालिटी इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सबको सर फॉलो करना पड़ेगा तो फिर हम इस चीज़ को बेहतर कर सकेंगे। थैंक यू। एनीथिंग? एनीवन एल्स? जी असर अली साहब मुझे Yes, आंसर पूछना है please. Dr. Naveed Ahmed. Actually, there was internet connectivity problem, so I could not complete the question. The comment you might have heard that about the patents. So I already mentioned that the patent is also very important. My question is regarding the race that the Pakistani universities, I would say that it is being promoted by the HEC itself, to publish, to publish, to publish. Recently, Dr. Umar Saif, the former chairman of Punjab Institute, Punjab Information Technology Board, he tweeted a few days ago that he requested the Pakistani scientists and the researchers with thousands of publications to please stop publishing on daily basis. So the thing is, who will change this mindset? I think everybody knows of the ethical requirements about publishing and all those stuff, but this race, who is going to stop that race? Who is going to make sure that the quality is very important as compared to the numbers of publications? Thank you, sir. यस आई रियली एंडोर्स योर कमेंट। बिल्कुल 100% मैं यही बात भी मैंने भी यही की है कि वी विल नॉट फॉलो द नंबर गेम इन द पब्लिकेशन। If there is no benefit for the publication, if there is no impact, if there is no benefit for the society or the economy, or in the social norms, so uh, frankly speaking, uh, शायद हम किसी लेवल पे ये भी कहते हैं कि जी अगर अच्छी ज़्यादा पब्लिकेशंस हैं तो ये अच्छा रिसर्चर है तो हमें इसको लेना चाहिए। हमें इस माइंडसेट को भी थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है कि ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल कि ज़्यादा पब्लिकेशन मीन्स अच्छा रिसर्चर, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये ज़्यादा पब्लिकेशन वाला ही अच्छा रिसर्चर होगा, जिसने रिसर्च को की तमाम नॉर्म्स को फ़ॉलो करके जिस तरह पेटेंट्स की कमर्शियलाइज़ेशन की तरफ गए, कॉपीराइट्स लाए। हमने देखें अगर हम अपने इर्द-गिर्द देखें, तो मैं इन एडिशन योर कमेंट में ये भी कहूँगा कि हमारी पब्लिकेशन है, वो नहीं है। इस वक़्त मेरा ख़्याल है कि मोर देन 90% जो हमारा करिकुलम है, उसके अंदर जो हम बुक्स रिकमेंड करते हैं, तो वो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स जो हैं, वो रिकमेंड करते हैं। तो अब हम बुक्स की तरफ नहीं जा रहे। क्योंकि बुक्स इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। उसके अंदर हमें तमाम जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना है। तो हमें बुक्स की तरफ भी जाना चाहिए। हमें ये नंबर गेम को छोड़ के हमें यूनिवर्सिटीज़ को अपने सेट डिज़ाइन करने चाहिए कि जी ठीक है, अगर आपने बुक्स पब्लिश की हैं या अगर आपने फंडिंग ली हुई है किसी ऑर्गनाइज़ेशन से, आपने पेटेंट्स करवाए हैं, तो हम आपको प्रेफ़र करेंगे रादर देन कि आपकी 200-300 पब्लिकेशन। और अगर वो भी इम्पैक्टफुल नहीं है तो। तो बिल्कुल मैं आई एग्री विद यू आसिम साहब। जी नेक्स्ट प्लीज़।
यस, जी, जी, ऐसा ही है। सर देखिए बात ये है, जब हम क्वालिटी की जो बात करते हैं ना, तो क्वालिटी डज़न्ट मीन्स कि आपकी पब्लिकेशंस कितनी है। ये मेरा ख़्याल है कभी भी किसी भी जो ऑर्गनाइज़ेशन है, जब उसने स्टैंडर्ड सेट करते हैं, इवन एचईएस भी जब स्टैंडर्ड सेट करती है, वो नंबर की बात नहीं करते। वो ये बात करते हैं कि जब आप ये पब्लिकेशंस करें, तो पब्लिकेशंस के जो हैं वो बेनिफिट्स जो हैं वो होने चाहिए। इफ देयर इज़ नो बेनिफिट, तो फिर उन पब्लिकेशन का फ़ायदा ही कोई नहीं है। यही मैं बात कह रहा हूँ कि जब हम रिसर्च एथिक्स को फॉलो करेंगे, जिस तरह आपने बात की कि यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर्स, तो आप जिस तरह हम मैं आपका नाम लिख देता हूँ, आप मेरा पेपर में नाम लिख दें और इस तरह हमारी पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगी, तो इसका किसी भी किस्म का कोई बेनिफिट किसी को भी नहीं है। सिवाय इसके कि हाँ, आपको आपको हो जाएगा, मुझे हो जाएगा, हम दोनों को बेनिफिट हो जाएगा, बट उसका फ़ायदा, व्हाट इज़ द बेनिफिट? वो कुछ भी नहीं है और वो अलमारी में ही आपकी रिसर्चेस पड़ी हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि फिर क्वालिटी को तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। नंबर गेम डज़न्ट मीन्स कि अगर 10 की बात की गई है, तो इट डज़न्ट मीन्स कि वो 10 जो पब्लिकेशंस जो हैं, वो उसका इम्पैक्ट ना हो। उसका मतलब है कि आप कम से कम 10 करें। ये एक अलग स्टोरी है, इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे कि ये 10 होनी भी चाहिए कि नहीं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें 10 हैं, तो वो 10 कौन-सी हों पब्लिकेशन? क्या वही आपस में नाम लिखवाने वाली हों, किसी से फ्रीलांसिंग से लेके लिखवाने वाली? नहीं, नहीं, ये क्वालिटी एश्योरेंस में ऐसी कभी बात नहीं की गई। बात ये हमेशा की जाती है क्वालिटी एश्योरेंस के कॉन्सेप्ट में कि ये पब्लिकेशंस इम्पैक्टफुल है। वेरी सिंपल। और ये हमें इंडिविजुअलिज़्म पे अ, और प्लस यहाँ से स्टार्ट करके फिर हमें यूनिवर्सिटी के रूल्स की तरफ भी मूव करना है। हमें यूनिवर्सिटी, एज़ अ इंडिविजुअल, एज़ अ हेड हमें इंश्योर करना है, एज़ अ सुपरवाइज़र हमें इंश्योर करना है कि तमाम नॉर्म्स जो हैं वो फ़ॉलो हो रही हैं। मैं जैसे आपकी एग्ज़ाम्पल दी, मैं दोबारा देता हूँ कि सुपरवाइज़र को सुपरवाइज़ी के मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन की है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो वहीं पे उसको बता दे, कह दे, तो थिंग्स विल बी जी, एनी अदर? डॉक्टर रवि सर, एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है तो शी एसएसटीटीसी से he asked that will the university provide well qualified supervisors with qualification job with self-satisfaction? Can the university is in अ, एक सेकंड, एजुकेशन स्किल देख रहे हैं, क्या उसके हम मैनेजमेंट स्किल जो हैं वो देख रहे हैं, क्या हम उससे मॉक सेशंस जो हैं वो ले रहे हैं कि हाउ हाउ ही और शी इज़ कम्युनिकेटिंग एटसेट्रा। तो ये इसके बिल्कुल मैं इससे पहले क्या, ये स्टैंडर्ड बिल्कुल डिफरेंट है। और रिसर्चर्स के स्टैंडर्ड बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो हमें तो सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि 2 स्ट्रीम्स की तरफ जाएँ, अगर नहीं जाते, तो कम से कम हमें सिलेक्शन क्राइटेरिया में थोड़ी-सी अमेंडमेंट करनी चाहिए इन एडिशन टू रिसर्च। तो रिसर्च भी रखें, प्लस हम अमेंड करें। उसकी पेडागोजीज़ की तरफ भी जाएँ, उसकी कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट एटसेट्रा उस तरफ भी देखें हम, और देन जो है फिर हम एक अच्छा टीचर या एक अच्छा रिसर्चर जो है वो हायर करेंगे। तो अल्टीमेटली वो फिर बेनिफिट देगा। स्टूडेंट को भी बेनिफिट देगा, यूनिवर्सिटी को भी बेनिफिट देगा, सोसाइटी को भी बेनिफिट देगा। इस वक़्त दुनिया के अंदर जो टीचर्स हैं वो बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर और कॉर्पोरेट सेक्टर में, बाय प्रोवाइडिंग द रिसर्च आइडियाज़ और बाय प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। सो हम जा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हम कर भी रहे हैं। हमारे पास बहुत अच्छी-अच्छी पाकिस्तान में एग्ज़ाम्पल्स हैं। बट इन मोस्ट केसेस हमें इस तरफ जाना चाहिए।
जी डॉक्टर फहीम अब्बास आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, एनी क्वेश्चन और एनी क्वेश्चन डिस्कशन? Yes, sir, please go on. जी 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 बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे कमेंट को जो है वो एंडोर्स किया। बिल्कुल ऐसे ही मैं भी यही डिस्कस बात कर रहा था। थैंक यू। Is there any question? Please. Yes, I would also like to point out that the the teachers, the trainings for the university teachers is not really conducted at all. So, for example, to become a teacher for a school, you need to have a lot of certifications. You go through a certification process. You pass different exams. But to become a teacher of a university, just a degree. For example, somebody who has just completed a PhD degree from abroad or even from Pakistan is eligible to become an assistant professor, but that does not mean that that person is fit to become a teacher as well. There must be mandatory courses maybe planned by the HEC or the university themselves to train the teachers. So this is also a very big problem in Pakistan. Yes, I do agree with you, and thank you very much to endorse my comment. And it is also necessary to provide a faculty training programs to the faculty members in addition. And secondly, I think so the trainings and the passing on the trainings is also mandatory, should be mandatory on the basis of the promotions, etc. So thank you very much. डॉक्टर नाइक साहब चैट बॉक्स में एक कमेंट आया है डॉक्टर तहरीर सर वो प्रॉब्लम शेयर सॉरी, करें मैंने मुझे आपकी शेयर आवाज सही नहीं आ रही, सॉरी। चैट बॉक्स में एक कमेंट आया है डॉक्टर तहरीर सर और वो एक जी प्रॉब्लम शेयर करें at times there is a lack of brainstorming of ideas too. It may be due to the lack of exposure and sometimes the expertise of basic supervisors too, resulting in no acknowledgement of unique ideas. So how to tackle this problem? अच्छा, ये बड़ा एक देखें, ये मैं जिसका पहले भी जिक्र किया, दैट इज अ चेन प्रोसेस। देखिए चेन प्रोसेस क्या है, हम इस चेन को अगर बेहतर कर लें, चेन क्या है कि आप सुपरवाइजर हैं और मैं सुपरवाइजर हूँ सपोज। अब अगर मुझे प्रोटीन जो है भाई साहब, ये नहीं
मैं सुपरवाइज़र हूँ और मुझे सपोज़ एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं है हाउ टू कंडक्ट रिसर्च या उसकी नॉर्म्स नहीं मालूम, अ, उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं मालूम, और अगर मैं ऐसी रिसर्च कंडक्ट करता हूँ जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती, या मुझे पता ही नहीं है कि हाउ टू कंडक्ट द रिसर्च, उसकी प्रैक्टिकलिटी के बारे में नहीं मालूम, और मुझे डिग्री अवार्ड हो जाती है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है कि मैं फिर एक जगह पे जाता हूँ और मैं एज़ अ टीचर या एज़ अ रिसर्चर मैं होऊँगा। अब मेरे सुपरवाइज़र होंगे। अब वो जो मेरे सुपरवाइज़र होंगे, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं था, तो मैं भी प्रॉपर्ली कम्युनिकेट जो है वो नहीं कर सकूँगा आगे। इट्स अ चेन प्रोसेस। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें इस चीज़ को कैटर करना ज़रूरी है कि जो सुपरवाइज़र्स हैं वो भी प्रॉपर्ली अपना काम करें, और जो सुपरवाइज़ी हैं, वो भी प्रॉपर्ली अपनी रिसर्च को लेके देन हम जो है ये जो बात की यूनिक आइडियाज़ की, ये तभी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं यूनिक आइडियाज़ अपनी रिसर्च के अंदर कि अगर हम अच्छे रिसर्चर हैं, मतलब हमें सबसे पहले ये बात एमफिल पीएचडी में देखी जाती है कि हाउ टू फाइंड द रिसर्च गैप। अब हाउ टू फाइंड द रिसर्च गैप का मतलब ये है, आप अपने टॉपिक के अंदर पेपर्स को पढ़ेंगे। अब वो आपको मे बी के 50, 60, 100, 200, 150 पेपर पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हम वो पढ़ते हैं, देन हम एक अच्छा रिसर्च जो है वो आइडिया जो है वो ले सकेंगे गैप फिल यहाँ पे। तो इट्स अ चेन प्रोसेस, तो इट्स अ कंटीन्यूअस। तो हमें इस बारे में देखना चाहिए, थोड़ा-सा हमें इम्प्रूव करना चाहिए। इम्प्रूवमेंट आर रिक्वायर्ड कि हर इंडिविजुअल जो है वो क्वालिटी कॉन्शियस, एथिक्स कॉन्शियस होगा, तो हम इम्प्रूवमेंट की तरफ चले जाएँगे। Thank you, Doctor. Once थैंक यू। again, it has been an immense pleasure to have you yourself in today's discussion. Words may not suffice to show our gratitude for your patience and cooperation during the technical issues. Undoubtedly, your presence in this session is helpful. And at the same time, it showed your concern and interest to collaborate as we seek to uplift our education standards. There is no argument over the fact that all these bodies nationwide never became complacent with the present condition, rather always strive for higher stature. Being a member of QC, I acknowledge your contribution and individual struggle to the maintenance of the standard and quality of education. We are at the end of our session. Now I would request our co-VC, Professor Ola Javed for the review and his views about today's session. Sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. My dear fellows, my faculty members, member QC, Director Arik, in particularly Deputy Director was presenting the whole thing over here, and he was the key player of this whole successful event.